अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मौसम गर्मा की एक तपती हुई दोपहर थी। चारों तरफ तेज़ चमकीली धूप फैली हुई थी। इन दिनों में नारंग मंडी ज़िला शेखुपुरा के एक थाने में तैनात था। हस्बे मामूल मैं अपने कमरे में दफ्तरी नोयत के कुछ काम निपटा रहा था कि एक कांस्टेबल ने कमरे के अंदर आकर इतला दी, मलिक साहब, छोटे चौधरी साहब आपसे मिलने आए हैं। मैंने मेज़ पर फैले हुए कागजात पर से नज़रें उठाकर कांस्टेबल को देखा और पूछा, कौन छोटा चौधरी? जनाब चौधरी सुल्तान अली। ये सुल्तान अली कौन है? मस्कुरा थाने में आए हुए मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। इससे पहले मैं ज़िला शेखुपुरा ही के एक इलाके सांगला हिल में तैनात था। यही वजह थी कि अभी मैं नारक मंडी और गिरदोनवा के लोगों से पूरी तरह वाकफियत हासिल नहीं कर सका था। चौधरी सुल्तान का नाम भी मैं पहली मर्तबा सुन रहा था। मेरे इस्तफसार पर कांस्टेबल ने वजाहत की, मलिक साहब, मौजा राना गुजरा के चौधरी फरमान अली का बड़ा बेटा चौधरी सुल्तान अली आपसे मिलने आया है। मैंने कहा, चौधरी सुल्तान मुझसे क्यों मिलना चाहता है? ये तो उन्होंने बताया नहीं जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। इनका इसरार है कि फ़ौरन आपसे मिलवा दिया जाए। चौधरी सुल्तान अकेला ही थाने आया है? कांस्टेबल ने नफ़ी में सर हिलाया और जवाब दिया, चौधरी साहब के साथ एक परेशान हाल औरत और 2 आदमी और भी हैं। चौधरी साहब अपने सजे सजाए टांगे में यहाँ पहुँचे हैं। इनका टांगा मैं कोचबान थाने से बाहर खड़ा है। ठीक है, मैंने कांस्टेबल की तवील बात ख़त्म होने पर कहा, छोटे चौधरी को मेरे कमरे में भेज दो। कांस्टेबल सलूट कर कर मेरे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद चौधरी सुल्तान अपने 2 हवारियों और एक अधेड़ उम्र औरत के हमरा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। इन चारों अफराद में चौधरी सुल्तान नुमाया दिखाई दे रहा था। उसने कलफदार कुर्ता शलवार पर स्याह बास्केट सेब तन कर रखी थी। पहली नज़र में इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 26 और 27 साल के दरमियान लगाया। वो अपनी वज़ीक़ते से खासा ठेकेदार चौधरी नज़र आता था। इसकी सेहत भी काबिल रश्क थी। बिला मुबालगा इसे एक गबरू जवान कहा जा सकता था। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने चौधरी सुल्तान को अपने सामने बैठने का इशारा किया। मेरा शुक्रिया अदा करते हुए वो एक कुर्सी पर बैठ गया। ताहम उसके साथ आने वाले मर्द व ज़न हिनोज़ उसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। मैंने चौधरी सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, फरमाइए चौधरी साहब, कैसे ज़हमत फरमाई आपने? थानेदार साहब, वो खकार कर गला साफ करते हुए बोला, आपसे आज पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है। बेहतर होगा कि पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ। बड़े चौधरी साहब फरमान अली मेरे वालिद साहब हैं। हम रना गुजरा से आपके पास आए हैं। हाँ, मुझे मालूम हो चुका है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं आपकी आमद की गर्ज़ व गायत को अभी तक नहीं समझ सका हूँ। फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? चौधरी सुल्तान ने मुँह पर ताव देते हुए कहा, थानेदार साहब, हम जिस इलाके के चौधरी हैं वहाँ के लोगों के मसाइल को हल करना और इनके दुख सुख में शरीक होना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ये तो अच्छी बात है। वो खामोश हुआ तो मैंने लुकमा दिया। चौधरी बोला, थानेदार साहब, इस वक्त मैं आपके पास अगवा की एक रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, कौन अगवा हुआ है? चौधरी ने अपने पीछे खड़ी हुई अधेड़ उम्र की औरत की जानिब इशारा किया। ये फिरदौस बेगम है और इसकी लड़की जमीला को अगवा कर लिया गया है। ये कब की बात है और अगवा किसने किया है? मैं फिरदौस बेगम से मुखातिब था। आप इधर कुर्सी पर बैठकर पूरी बात बताएं। फिरदौस बेगम कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मेरी बच्ची आज सुबह से लापता है। फिर वो अपने दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। मैंने पूछा, क्या आपने उसे तलाश भी किया है या सीधे रिपोर्ट दर्ज करवाने चले आए हैं? फिरदौस बेगम के बजाय चौधरी सुल्तान ने जवाब दिया, हमने पिंड के एक एक घर में जमीला को ढूंढ लिया है, मगर इसका कोई निशान पता नहीं मिल सका। इसके बाद ही हम आपके पास आए हैं। मैंने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया है कि जमीला को अगवा कर लिया गया है। क्या आपको गुमशुदगी और अगवा का फ़र्क मालूम है? चंगी तरह पता है जनाब, सुल्तान ने अजीब से लहजे में कहा। जमीला गुम नहीं हुई, बल्कि उसे बाकायदा अगवा किया गया है। अगवा कुनिंदगान कौन हैं? मैंने बराह रास्त चौधरी सुल्तान से पूछा। उसके जवाब देने से पहले ही फिरदौस बेगम ने रोना शुरू कर दिया। थानेदार साहब, मैं तो रो रो कर मर जाऊंगी, मेरी आंखें अंधी हो जाएंगी। रब के वास्ते मेरी जमीला को जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। मैंने तशफ़ी आमेज़ अंदाज में कहा, हौसला रखो बीवी,
हम इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं जो भी पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। पूछें जी, वो रुहासी हो रही थी। मैंने पूछा कि आपको किस पर शक है? शक का क्या सवाल जनाब? चौधरी सुल्तान बीच में बोल पड़ा। हमें तो 100% यकीन है कि जमीला को मुश्ताक ने ही अगवा किया है। ये मुश्ताक कौन है? हमारे गांव ही का रहने वाला है, चौधरी ने जवाब दिया। इधर शाहिदरा में काम करता है। फिरदौस बेगम दोबारा रोने लगी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरी जवान बच्ची अचानक गायब हो गई। खुदा गारत करे मुश्ताक को। मैंने पूछा, मुश्ताक की आपसे क्या दुश्मनी थी? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, वो खुद ही मनूस जमीला के पीछे पड़ गया था, फिरदौस बेगम ने शकस्त लहजे में बताया। फिर वावेला करने लगी। हाय मेरी सोहनी बच्ची, मैं कहाँ तलाश करूँ इसे? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अपने आप को संभालने की कोशिश करो बीबी, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बरामदे में बैठो और अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैं यहीं ठीक हूँ जी, वो जल्दी से बोली। आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछें, अब मैं खुद पर काबू रखूंगी। मैंने पूछा कि थोड़ी देर पहले तुमने बताया कि मुश्ताक अहमद तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ गया था, इसकी कोई ख़ास वजह थी? फिरदौस बेगम के बजाय चौधरी ने जवाब दिया। इसका दिमाग ख़राब हो गया था जनाब। कुछ अर्सा पहले तो इसने जमीला के लिए अपना रिश्ता भी भेज दिया था, तो गोया वो जमीला से शादी करना चाहता था। इसका ख्याल तो यही था, फिरदौस बेगम ने कहा। लेकिन मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था और इस इनकार से मुश्तइल होकर मुश्ताक ने जमीला को अगवा कर लिया, चौधरी सुल्तान ने कहा। चौधरी सुल्तान की बार बार मुदाखलत मुझे नागवार गुजर रही थी। अभी तक मैं ये बात हजम नहीं कर सका था कि फिरदौस बेगम जैसी एक आम औरत की लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने चौधरी बनफ्से नफीस थाने तक आया था। आम हालात में ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब था कि यहाँ हालात आम नहीं बल्कि ख़ास थे। एक बात मैंने और भी नोट की थी कि जब भी मैं फिरदौस बेगम से कोई सवाल करता था तो फ़ौरन चौधरी सुल्तान इस सवाल का जवाब दे देता था। इसका एक ही मतलब था कि फिरदौस बेगम से चौधरी का कोई ना कोई मफाद ज़रूर वाबस्ता था, लेकिन फ़िलहाल वो मेरे इल्म में नहीं था। मैंने चौधरी की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, चौधरी साहब, आप एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि मुश्ताक अहमद ने जमीला को अगवा किया है। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं? इस सिलसिले में आपके पास कोई सबूत भी है? ओ जी थानेदार साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। यह हरकत मुश्ताक के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। कोई और इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता। यानी आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है? मैंने उससे कहा। इससे बड़ा ठोस सबूत और क्या होगा जनाब कि मुश्ताक ने जमीला को अगवा करने की धमकी दी थी, चौधरी सुल्तान ने कहा। जब फिरदौस बेगम ने जमीला के रिश्ते से इनकार किया तो वो आग बगोला हो गया था और उसने बड़ी ख़तरनाक किस्म की बातें की थीं। आप चाहें तो फिरदौसी बेगम से पूछ लें। मैंने तस्दीक तलब नज़रों से फिरदौस बेगम की जानिब देखा। वो बोली, छोटे चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। मुश्ताक ने खुद मुझसे कहा था कि जमीला के रिश्ते से इनकार करके मैंने अच्छा नहीं किया। वो जमीला को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो गुलूगीर लहजे में बोली। फिर रोते हुए कहने लगी, और इस नामुराद मुश्ताक ने आज मेरी बच्ची को अगवा कर लिया। हाय वे मेरे यार रब्बा, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी फरियाद कौन सुनेगा? थानेदार साहब, आप जमीला के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करें जनाब, चौधरी ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। इसके लहजे में तहकुम की आमेज़िश थी जो मुझे खासी नागवार गुजरी। मैंने कहा, चौधरी साहब, रिपोर्ट तो मैं ज़रूर दर्ज करूँगा, लेकिन पहले मैं तन्हाई में फिरदौस बेगम से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपको जहमत तो होगी लेकिन मजबूरी है। आप थोड़ी देर के लिए अपने बंदों के साथ बाहर बरामदे में जाकर बैठ जाएं। वो तेवरी चढ़ाकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब वही है। वो बोला, मैं तो खुद फिरदौस बेगम को अपने साथ लेकर आया हूँ। वो सब तो ठीक है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। अगर आपने ये नेकी की ही है तो इसे तकमील तक भी पहुँचाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप कानून के साथ पूरा ताउन करेंगे। वो शायद मेरी बात का कोई और ही मतलब समझा। मायना खेज लहजे में बोला, आप फिक्र ही न करें थानेदार साहब, हमने हमेशा कानून के साथ ताउन किया है। आप यहाँ नए नए आए हैं इसलिए हमसे वाकिफ़ नहीं हैं। आप जमीला के अगवा के सिलसिले में मुश्ताक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू करें। मैं आपकी हर किस्म की खिदमत के लिए तैयार हूँ। चाहे तो कुछ रकम पेश की भी ले लें। फिर उसने अपने बास्केट की अंदरूनी जेब की जानिब हाथ बढ़ाया। मैंने जल्दी से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है चौधरी साहब, आप बेफिक्र रहें।
मैंने हमेशा मजलूमों की दाद रसी की है, आपके साथ भी इंसाफ किया जाएगा, क्योंकि आप एक मजलूम माँ का वसीला बनकर यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल मुझे आपसे यही ताउन दरकार है कि आप मुझे और मगविया की माँ को तन्हाई में चंद बातें करने दें। वो चंद लम्हे मुझे सोचती हुई नज़र से घूरता रहा, फिर अपने दोनों चमचों के साथ कमरे से निकल गया। जाते हुए उसने फिरदौस बेगम से कहा, तुम परेशान न होना, हम उधर बाहर ही बैठे हैं। इनके जाते ही मैं फिरदौस बेगम की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने नर्म लहजे में कहा, फिरदौस, क्या मुश्ताक वाकई तुम्हारी बेटी से शादी का ख्वाह था? उसने इस बात में जवाब दिया और कहा, इसकी माँ बाकायदा रिश्ता भी लेकर आई थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। इस इनकार की कोई ख़ास वजह? वो तामुल करती हुई बोली, मैं आपका मतलब नहीं समझी जनाब। मैंने कहा, क्या मुश्ताक अहमद में कोई ख़ास बुराई थी जो तुमने उसका रिश्ता ठुकरा दिया? मैंने उसकी बुराई और अच्छाई को क्या करना था जी? वो बेजारी से बोली, मेरी बेटी लाखों में एक थी, उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता था, फिर मैं इस कंगले मुश्ताक से क्यों ब्याहती जमीला को? मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम अपनी बेटी की शादी किसी ऊंचे और मालदार घराने में करना चाहती थीं। हर माँ बाप का यही ख्याल होता है कि इनकी बेटी किसी खुशहाल घर में जाए, उसने गोलमोल जवाब दिया। फिर मुश्ताक मेरी जमीला का पासिंग भी नहीं था, वो वाजबी सी शक्ल सूरत वाला था। मैंने पूछा, जमीला का बाप क्या करता था और वो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आया? उसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, जमीला का बाप फजल इलाही चंद साल पहले अल्लाह को प्यारा हो गया था। मेरे सिवा जमीला का इस दुनिया में कोई भी नहीं। मैंने अचानक पूछा, और चौधरी सुल्तान? वो चौंके हुए लहजे में बोली, चौधरी साहब, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारा बहुत ख्याल, मेरा मतलब है कि पिंड के हर बंदे का बहुत ख्याल रखते हैं, सबके दुख सुख में शरीक होते हैं। जमीला के बारे में इन्हें जैसे ही पता चला, मेरे साथ फौरन रिपोर्ट दर्ज करवाने यहाँ चले आए। फिरदौस बेगम के अंदाज से मैंने महसूस किया कि चौधरी के जिक्र पर वो कुछ बेचैन सी हो गई थी। फिर चौधरी किस तरह बढ़ चढ़कर इसके मामले में दिलचस्पी ले रहा था, वो भी खिलाफ मामूल था। मैंने इन गैर मामूली बातों को जहन के गोशे में महफूज कर लिया और फिरदौस बेगम से पूछा, फिरदौस बेगम, क्या मुश्ताक के अलावा भी तुम्हारी बेटी जमीला के लिए किसी और का रिश्ता आया था? वो कुछ देर सोचते हुए बोली, रिश्ते तो कई आए थे, लेकिन जमीला के मयार का कोई नहीं था। मैंने पूछा, क्या चौधरी सुल्तान शादीशुदा है? उसने चौंक कर मुझे देखा। जी, वो लुकनत आमेज लहजे में बोली, चौधरी साहब माशाल्लाह शादीशुदा हैं, इनके तो 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। मगर आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही जहन में सवाल आ गया था। मैंने सरसरी से लहजे में उसे टालने की कोशिश की, फिर ज़रा मुख्तलिफ जाविये से सवाल किया, जब तुमने मुश्ताक का रिश्ता नामंजूर किया तो उस पर मुश्ताक का रद्द अमल क्या था? उसने बड़ा वावेला मचाया था। वो जल्दी से बोली, उसने मुझे धमकी भी दी थी कि वो जमीला को चुक कर ले जाएगा, और देख लें, इस बदबख्त ने अपनी धमकी पर अमल कर डाला। वो मेरी बच्ची को अगवा करके ले गया है। मैंने उसके अंदाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुश्ताक तुम्हारी बेटी को चाहता था, यानी उससे मोहब्बत करता था। खामाखाही जी, ज़बरदस्ती की मोहब्बत? वो हाथ नचाते हुए बोली, सारे पिंड में ये बात फैली हुई है कि मुश्ताक जमीला को पसंद करता है, इससे मोहब्बत करता है और इससे शादी करना चाहता है। इस नामुराद ने तो मेरी बच्ची को पूरे पिंड में बदनाम कर दिया था, और अब तो। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई तो मैंने कुरेद जारी रखी, फिरदौस बेगम, क्या ये सच है कि जमीला भी मुश्ताक को चाहती थी? दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं थी जनाब। फिर वो चुपचुपाते कैसे अगवा हो गई, यही बात तो समझ में नहीं आ रही। मैंने पूछा, क्या जमीला किसी और को चाहती थी? थानेदार साहब, आप कैसी बातें करते हैं? मेरी जमीला ऐसी लड़की नहीं थी। वो खफगी आमेज लहजे में बोली, आप गलत रुख पर सोच रहे हैं। मैंने कहा, चौधरी सुल्तान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मतलब जी? मेरा मतलब है कि वो जमीला के अगवा के सिलसिले में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहा है? मैंने मायनाखेज लहजे में कहा। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, वो जी, देखो फिरदौस बीबी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए तो तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देना होगा। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने कहा, लड़की तुम्हारी अगवा हुई है, लेकिन चौधरी सुल्तान तुमसे कहीं ज़्यादा फिक्रमंद नज़र आता है। कहीं ये दूसरा ही मामला तो नहीं फिरदौस बेगम? पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं थानेदार साहब, वो जुज़बुज़ होती हुई बोली।
चौधरी साहब तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। जब से जमीला के वालिद का इंतकाल हुआ है, चौधरी साहब हमारा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। वो अक्सर व पेशतर हमारे घर भी आ जाते हैं। नादानिस्तगी में उसके मुंह से एक अहम बात निकल गई थी। मैंने फौरन पूछा, चौधरी सुल्तान तुम्हारे घर सिर्फ तुम्हारी खैर खैरियत दरियाफ्त करने आते हैं या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो गड़बड़ा गई। आप खामखा चौधरी साहब पर शक कर रहे हैं, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिरदौस बेगम, मैंने काटदार लहजे में कहा, अपनी बेटी को बरामद करवाना चाहती हो या नहीं? वो जल्दी से बोली, क्यों नहीं जनाब, जमीला तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। वो मेरे दिल की ठंडक और आंखों का नूर है। आप जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे तलाश करने की कोशिश करें। अगर तुम इस मामले में वाकई संजीदा हो तो फिर साफ साफ बता दो, जमीला की बाजियाबी में चौधरी का क्या मफाद पोशीदा है? वो सरासीमा नज़र से मेरे कमरे के बैरूनी दरवाजे को देखने लगी। मैं इसकी नज़र का मतलब समझ रहा था। वो वाज़ेह तौर पर छोटे चौधरी से खौफज़दा थी। मैंने इस मौके पर तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, देखो फिरदौस बेगम, अगर चौधरी की वजह से तुम कोई ख़तरा महसूस कर रही हो तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हमारे दरमियान जो गुफ्तगू होगी वो मेरे सीने में महफूज रहेगी। चौधरी को कभी इसकी हवा भी नहीं लगेगी। तुम मुतमईन होकर खुलकर बात करो। चंद लम्हों तक वो तज़ब्ज़ुब के आलम में कभी मुझे और कभी मेरे कमरे के बैरूनी दरवाजे को तकती रही। फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोली, ऐसी कोई बात नहीं है थानेदार साहब। चौधरी साहब की इस हमदर्दी के पीछे इनका कोई मफाद या मकसद पोशीदा नहीं है। इसके लहजे की शकस्तगी से मैंने बखूबी अंदाज़ा लगाया कि वो चौधरी के खौफ से झूठ बोल रही थी। मैंने सरेदस्त इसे मज़ीद कुरेदना मुनासिब न जाना और तंबीही लहजे में कहा, फिरदौस बेगम, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन बाद में अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी मकाम पर दरोगोई से काम लिया है या हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की है तो फिर मुझसे किसी नरमी की तवक्को न रखना। वो मुँह से कुछ नहीं बोली, खामोशी से अपने हाथों को घूरने लगी। मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, तो तुम मुश्ताक अहमद के खिलाफ अपनी बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हो? जी थानेदार साहब। मुश्ताक अहमद की उम्र कितनी है? उसने जवाब दिया, लगभग 22 साल होगी। और जमीला की उम्र? मेरी जमीला इस साल 18वीं में लगी है। मुश्ताक अहमद तुम्हारे पिंड का ही रहने वाला है ना? जी, मुश्ताक का घर हमारी गली में ही है। उसके घर में और कितने अफराद हैं? उसने बताया, मुश्ताक अहमद अपने माँ बाप का अकलौता बेटा है। घर में उसके अलावा उसका बाप ज़हूर हुसैन और माँ जन्नत बीबी रहते हैं। तुमने थाने आने से पहले मुश्ताक के वालिदैन से बात की थी? वो बोली, जी बात की थी, लेकिन वो तो अपने बेटे को कसूरवार मानने को तैयार ही नहीं हैं। मैंने पूछा, उनका मौक़िफ़ क्या है? वो कहते हैं कि हमारा बेटा हस्बे मामूल सुबह शाहिदरा गया है। फिरदौस बेगम ने जवाब दिया। फिर वज़ाहत आमेज़ लहजे में बोली, मुश्ताक शाहिदरा के मेन बाज़ार में कपड़े की एक दुकान पर काम करता है। वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन के लिए पिंड आता है। इतवार को दुकान की छुट्टी होती है। वो हफ्ते की शाम को शाहिदरा से रना गुजरा आता है और एक दिन यहाँ रहकर वापस दुकान पर चला जाता है। मुझे याद आता है कि इस रोज़ पीर ही का दिन था और जून की 18 तारीख। मैंने पूछा, जब मुश्ताक आज सुबह भी हस्बे मामूल शाहिदरा चला गया तो तुम फिर लोगों को किस बात से शक हुआ कि वो तुम्हारी बेटी को अगवा करके ले गया है? जमीला सुबह से गायब है जनाब। इससे ये कैसे साबित होता है कि मुश्ताक ने ही उसे अगवा किया है? उसने एक रोज़ पहले ही तो धमकी दी थी। मैंने फिरदौस बेगम से मज़ीद 2-4 सवालात करने के बाद चौधरी सुल्तान को अपने कमरे में बुला लिया। इसके हवारियों को मैंने बाहर ही रोक दिया था। मैंने चौधरी सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं मुश्ताक के खिलाफ जमीला के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूँ। आप इस सिलसिले में मज़ीद कुछ जानते हों तो वो भी बता दें ताकि हमें अपने काम में आसानी रहे। चौधरी ने शाहिदरा में मुश्ताक की दुकान का पता मुझे नोट करवा दिया और दीगर हर किस्म के ताउन का भी यकीन दिलाया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से रुखसत हो गए। मैंने रना गुजरा में मुश्ताक और जमीला के घरों के पते भी नोट कर लिए थे। इनके जाने के बाद मैंने एएसआई बशीर अहमद को अपने कमरे में बुलाया और इसे पूरी सूरत हाल से आगाह किया। वो बहुत सी बातों से पहले बाखबर हो चुका था। मैंने कहा, बशीर अहमद, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें किस तरफ से तफ्तीश का आगाज़ करना चाहिए? तरफें तो 2 हैं जी। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन क्या बशीर अहमद?
लेकिन जनाब मुझे नहीं उम्मीद कि मुश्ताक अहमद इनमें से किसी भी जगह पाया जाएगा। तुम्हारे जहन में कौन सी 2 जगह हैं? वो बोला, एक रना गुजरा और दूसरा शाहिदरा। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, रना गुजरा में तो मुश्ताक के पाए जाने के इम्कानात 0 के बराबर हैं। अलबत्ता शाहिदरा के मेन बाजार को हम चेक कर सकते हैं। जनाब मलिक साहब, अगर मुश्ताक ने वाकई जमीला को अगवा किया है तो वो दुकान पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मिल सके। मैंने मुदब्बिराना लहजे में कहा कि तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मसला वाकई का है। मैं समझा नहीं जनाब। बशीर के लहजे में हैरत थी। तुम्हारा अंदाज़ा इसी सूरत में दुरुस्त साबित हो सकता है। मैंने बशीर के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, अगर मुश्ताक ने वाकई जमीला को अगवा किया हो तो इसका मतलब आपको यकीन नहीं है? मैंने कहा, हर तफ्तीश का आगाज़ शक से होता है। यकीन की मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो फिर आपका क्या इरादा है मलिक साहब? एएसआई ने पूछा। हम शाहिदरा चलेंगे। कब? इसी वक्त, मैंने 2 टोक लहजे में कहा। फिर अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते हुए इजाफा किया, ठीक 25 मिनट बाद एक ट्रेन नारंग मंडी से शाहिदरा की जानिब जाएगी। बीच में सिर्फ काला खटाई का स्टेशन ही आएगा। क्या तुम 10 मिनट में चलने की तैयारी कर सकते हो? हमें शाम से पहले वापस भी आना है। मैं 5 मिनट बाद आपको तैयार मिलूंगा। वो सैल्यूट करके कमरे से निकल गया। एएसआई के जाने के बाद मैं ज़रूरी तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। शाहिदरा के मेन बाजार में ताज क्लॉथ स्टोर तलाश करने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। स्टोर का मालिक ताजदीन इस वक्त दुकान में मौजूद था। वो कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान थी, जहां थोक और खुला हर किस्म का कपड़ा फरोख्त होता था। दुकान के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा गोदाम भी बना हुआ था। इस गोदाम के साथ ही दफ्तर का एक छोटा सा कमरा था, जहां ताजदीन बनफ्स नफीस मौजूद था। कोई निस्फ दर्जन मुलाजिम ग्राहकों के साथ मसरूफ़ थे। एक मुलाजिम ही से मुझे ताजदीन के बारे में मालूम हुआ था। हम इस वक्त सादा लिबास में थे। मैंने दुकान के दफ्तर में दाखिल होते हुए अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने ताजदीन से मुसाफा करते हुए कहा। मैं मंडी नारंग के थाने का इंचार्ज हूँ। फिर मैंने बशीर अहमद की जानिब इशारा किया, और ये एएसआई बशीर अहमद है। ताजदीन मुसाफा करते करते उठकर खड़ा हो गया। दफ्तर में इसके अलावा इस वक्त मुंशी टाइप शख्स भी मौजूद था। वो भी अटेंशन खड़ा हो गया। हमने बारी बारी इन दोनों से मुसाफा किया। ताजदीन ने कहा, तशरीफ़ रखें मलिक साहब। इसके साथ ही उसने अपने सामने बिछी हुई कुर्सियों की जानिब इशारा किया। हम बैठ गए तो ताजदीन शाइस्ता लहजे में बोला, बिला तकल्लुफ़ बताएं जनाब, ठंडा चलेगा या गर्म? वैसे मौसम तो ठंडे का है, बड़ी ज़ोरदार गर्मी पड़ रही है। फिर वो मुंशी टाइप शख्स से मुखातिब होकर बोला, वज़ीर अली तुम। मैंने हाथ के इशारे से इससे मज़ीद बोलने से मना कर दिया और कहा, ताजदीन साहब, किसी किस्म के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं। ओ जी, कैसी बातें करते हैं जनाब? वो मोहब्बत आमेज़ लहजे में बोला, यह मुमकिन ही नहीं कि आप कुछ खाए पिए बगैर मेरी दुकान से चले जाएं। इस क़यामत की गर्मी में ठंडा तो आपको पीना ही पड़ेगा। वो दोबारा मुंशी से मुखातिब होकर कुछ हिदायत देने लगा। मैंने कहा, हम एक बहुत ही ज़रूरी काम से आपके पास आए हैं। 2 बातें करके वापस चले जाएंगे, इसलिए। वो कता कलामी करते हुए बोला, सरकार, बातें 2 करें या 2000, कोई पाबंदी नहीं है। मैंने हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी खातिर तवाज़ु भी तो ज़रूरी है। मैंने उसके खुलूस आमेज़ इसरार के सामने हथियार फेंक दिए। थोड़ी देर बाद हम बादाम की ठंडे ठार शरबत को नोश करते हुए बातें कर रहे थे। ताजदीन मुझसे पूछ रहा था, मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने कहा, ताज साहब, आपकी दुकान पर मुश्ताक अहमद नामी एक लड़का काम करता है। मैं ज़रा इससे मिलना चाहता हूँ। मुश्ताक अहमद को मैं शक्ल से नहीं पहचानता था, ताहम फिरदौस बेगम और चौधरी सुल्तान ने मुझे मुश्ताक का जो हुलिया बताया था, उस सूरत का कोई मुलाजिम इस वक्त दुकान में मौजूद नहीं था। मुंशी वज़ीर अली ने कहा, मलिक साहब, वो लड़का कहाँ है जनाब? अच्छा खासा 22-23 साल का जवान है जनाब। ताजदीन ने मुंशी के तबसरे को नज़रअंदाज करते हुए कहा, वज़ीर अली, जाओ बाहर से मुश्ताक अहमद को बुला के ले आओ। वो तो आज दुकान पर ही नहीं आया, मुंशी ने जवाब दिया। क्या मतलब? ताजदीन ने कहा, आज सोमवार है, फिर वो दुकान में क्यों नहीं आया? मैं खुद हैरान हूँ जनाब, मुंशी बोला। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो छुट्टी का दिन अपने पिंड में गुजार कर सोमवार को सुबह ही दुकान पर पहुँच जाता है। ताजदीन बोला,
मलिक साहब, दरअसल ये लड़का हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही घर जाता है, लेकिन पता नहीं आज कहाँ गायब हो गया। एक लम्हे की तवक्कुफ से उसने उलझन आमिज़ लहजे में कहा, आप किस सिलसिले में इससे मिलना चाहते हैं? खैरियत तो है ना? मैंने कहा, आज मेरे थाने में मौजा रना गुजरा की एक लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अगवा कुनिंदा के सेल में मुश्ताक अहमद का नाम लिखवाया गया है। ओह! ताजदीन ने तशवीशनाक अंदाज में सांस खारिज की, फिर बोला, अजीब बात है, मुश्ताक अहमद तो खुद भी रना गुजरा का ही रहने वाला है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक मकबिया जमीला मुश्ताक अहमद की गली ही में रहती थी, मैंने वजाहत की। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ताजदीन बदस्तूर तज़ब्ज़ुब का शिकार था। मुश्ताक गुज़िश्ता 5 साल से मेरे पास काम कर रहा है, वो इस किस्म का लड़का नहीं है। आपकी बात अकल तस्लीम नहीं कर रही। मुंशी वज़ीर अली ने कहा, वाकई जनाब, मुश्ताक अहमद तो इंतहाई शरीफ और सुलझू इंसान है। इससे हक़ वजह से फ़ैल की तवक्को नहीं की जा सकती। वो जब से हमारे पास है, हमें इसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ताजदीन और मुंशी वज़ीर अली मुश्ताक अहमद की तारीफ़ कर रहे थे। इनके लहजे में और चेहरे के तासुरात इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो दरोगोई का सहारा नहीं ले रहे। लेकिन मुश्ताक अहमद की गैर मौजूदगी भी बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर रही थी। मैंने ताजदीन को मुखातिब करते हुए पूछा, ताज साहब, आज आपने बताया है कि मुश्ताक 5 साल से आपके पास काम कर रहा था। क्या पहले भी उसने बगैर बताए इसी तरह छुट्टी की है? नहीं जनाब, ऐसा कभी नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। वो हमेशा पेशगी इतला देकर ही छुट्टी करता था। अलबत्ता एक मरतबा उसे मलेरिया हो गया था। ये 2 साल पहले की बात है। वो हस्बे मामूल दुकान पर सोमवार के रोज़ नहीं पहुंच सका था, लेकिन दोपहर के वक्त उसका बाप ज़हूर हुसैन इतला देने आ गया था। मैंने पूछा, आज ज़हूर हुसैन या किसी और ने मुश्ताक के बारे में कोई इतला दी? मैं तो थोड़ी देर पहले ही दुकान पर पहुंचा हूँ, आज़म क्लॉथ मार्केट लाहौर गया था, ताजदीन ने बताया। फिर सवालिया नज़र से मुंशी वज़ीर अली को देखा। मुंशी इसकी निगाह का मतलब समझते हुए जल्दी से बोला, नहीं जनाब, ऐसी कोई इतला अभी तक हमें नहीं मिली। मैं तो सुबह 8 बजे से दुकान पर हूँ। मैंने कहा, रना गुजरा में मुश्ताक के वालिदैन के मुताबिक मुश्ताक आज सुबह सवेरे वाली गाड़ी से हस्बे मामूल शाहिदरा के लिए रवाना हो गया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो आज दुकान पर पहुँचा ही नहीं। ये वाकई ताज्जुब खेज़ बात है। ताजदीन कुछ सोचने लगा। हमने मज़ीद आधा घंटा ताजदीन की दुकान पर गुजारा। दुकान में काम करने वाले दीगर मुलाज़मीन से भी मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन मुश्ताक का कोई सुराग न मिल सका। एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की थी कि ताज क्लॉथ स्टोर में मौजूद हर शख्स की राय मुश्ताक अहमद के बारे में मुस्बित और सेहतमंद थी। ये बात मुश्ताक अहमद के हक़ में जाती थी। मुझे जो बात परेशान कर रही थी वो ये थी कि मुश्ताक आज कहाँ गायब हो गया था। मुश्ताक और जमीला का एक साथ गायब होना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मेरे जहन के एक गोशे में इस बात का इम्कान मौजूद था कि मुमकिन है मुश्ताक ने वाकई जमीला को उड़ा लिया हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि इस कार्रवाई में जमीला की मर्ज़ी भी शामिल रही हो। मुझे ये तो मालूम हो चुका था कि मुश्ताक जमीला पर आशिक था और इससे बेपनाह मोहब्बत करता था। अब ये मालूम करना ज़रूरी हो गया था कि आया जमीला के दिल में भी उसके लिए कोई जगह थी या नहीं, और ये बात मालूम करने के लिए मेरा रना गुजरा जाना ज़रूरी था। हम जब वापस नारंग मंडी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। ताजदीन को मैं चंद ज़रूरी हिदायत दे आया था। अगले रोज़ मैंने हवलदार सलामत अली को साथ लिया और अलग सुबह रना गुजरा की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी पूछ परतीत के बाद मैं ज़हूर हुसैन के घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मेरी दस्तक के जवाब में एक अधेड़ उम्र औरत ने दरवाज़ा खोला। इस वक्त हम वर्दी में थे। हम पर नज़र पड़ते ही उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, हाय मैं मर गई पुलिस। इसके साथ ही उस औरत ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने दरवाजे में पाँव फंसाकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। वो दरवाजे के पट की ओट में हो गई, घबराए हुए लहजे में बोली। मैंने कहा, हम मुश्ताक अहमद से मिलने आए हैं। मुश्ताक? वो तो इस वक्त दुकान पर होगा, शाहिदरा में। हम कल शाहिदरा भी गए थे, वो वहाँ नहीं पहुँचा। ओह! दरवाजे की ओर से उसकी परेशान आवाज़ आई। मैंने कहा, ज़हूर हुसैन घर है? नहीं, वो सुबह से झल्ला सज्जा गए हुए हैं, उसने बताया। शाम तक वापस आएंगे, कोई ज़मीनों का मामला है। तुम्हारा नाम गालिबन जन्नत बीवी है, मैंने कहा। तुम मुश्ताक अहमद की माँ हो? जी, मैं मुश्ताक की माँ हूँ। मैंने कहा, क्या घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ जो यूँ गली में खड़े होकर नहीं की जा सकती।
आप अंदर बैठक में आ जाएं। उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। घर के अंदर आने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं इस घर की तलाशी लेना चाहता था। हालांकि इस बात के इम्कानात न होने के बराबर थे कि अगर मुश्ताक ने वाकई जमीला को अगवा किया होगा तो वो मगविया के साथ अपने ही घर में छुपा बैठा होगा। हम बैठक में आकर बैठ गए तो जन्नत बीवी ने पूछा, आप किस सिलसिले में मुश्ताक से मिलना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस सिलसिले का इल्म नहीं? आप ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, वो बेचारगी से बोली। यहाँ तो 100 किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मैंने मुतहम्मिल लहजे में कहा, कोई भी बात करने से पहले मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। वैसे मैं ये काम कानूनन सर्च वारंट के साथ भी कर सकता हूँ। आप तो कानून के मुहाफिज हैं, मैं आपकी राह में रुकावट नहीं बनूंगी, वो ताउन आमेज लहजे में बोली। कल पूरा दिन तो छोटा चौधरी और उसके डशकरे कई बार हमारे घर की तलाशी ले चुके हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा, छोटा चौधरी कल सारा दिन यहाँ क्या तलाश करता रहा था? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हरामजादी फिरदौस बेगम ने छोटे चौधरी को खामखा हमारे पीछे लगा दिया है। पता नहीं इसकी फैशनी कुड़ी किस यार के साथ नथ गई है। सारी मुसीबत हमारे मुश्ताक पर आ गिरी है। वो तो बड़ा बीबा बंदा है, ऐसी ओछी हरकत कैसे कर सकता है? मैंने कहा, कल फिरदौस बेगम छोटे चौधरी के साथ मेरे पास थाने आई थी। उन्होंने तुम्हारे बेटे मुश्ताक के खिलाफ जमीला के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हम इसी सिलसिले में तफ्तीश करने यहाँ आए हैं। तो फिर पहली फुर्सत में हमारे सारे घर की तलाशी ले लें, वो तंजिया लहजे में बोली। अगर मुश्ताक और जमीला बरामद हों तो मुझे हथकड़ी लगाकर ले जाएं अपने साथ। मैंने उससे मजीद गुफ्तगू करने से पहले हवलदार सलामत अली के साथ मिलकर पूरे घर की तफसीली तलाशी ली। नाकामयाबी के बाद हम वापस बैठक में आकर बैठ गए। जन्नत बीबी भी वहीं आकर बैठ गई। मैंने पूछा, जन्नत बीबी, तुम्हारा बेटा कल हस्बे मामूल दुकान पर नहीं पहुंचा और अब तक वापस भी नहीं आया, तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकता है? वो दोनों हाथ मलते हुए बोली, मैं तो अब तक यही समझ रही थी कि वो शाहिदरा दुकान पर गया होगा, लेकिन आपकी इतला के बाद तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो मैं एक और बात सोच रही हूँ। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने पूछा, कौन सी बात जन्नत बीबी? वो पुरख्याल लहजे में बोली, मुझे शक है कि जमीला की माँ ने ही मेरे बेटे को कहीं गायब करवा दिया है। कहीं इस मुँहकाली ने अपने बेटे के दोस्त के साथ मिलकर अपनी बेटी के दोस्त के साथ मिलकर मेरे जिगर के टोटे को ठिकाने ही तो नहीं लगा दिया। तुम किस दोस्त की बात कर रही हो जन्नत बीबी? वही मनूस मारत छोटा चौधरी सुल्तान अहमद, उसने नफरत आमेज लहजे में कहा। फिर खुद कलामी के अंदाज में बोली, मेरे अल्लाह मैं क्या करूं? इस वक्त तो जहूर हुसैन भी घर में नहीं है, मैं कहाँ जाऊं अपने कलेजे को ढूंढने? मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जन्नत बीबी, हम तलाश कर रहे हैं तुम्हारे बेटे मुश्ताक को और फिरदौस की बेटी जमीला को भी, और बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। वो पुरउम्मीद नज़रों से मुझे देखने लगी। अल्लाह करे आपकी ज़बान मुबारक हो थानेदार साहब, अगर मेरा बेटा मिल जाए तो मैं जश्न मनाऊंगी, खुदा खैर करे वो जिंदा हो। मैंने कहा, तुम्हारे बेटे की तलाश के लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की ज़रूरत है। बोलो, ताउन करोगी? मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। जब से जन्नत बीबी ने फिरदौस बेगम की बेटी जमीला के दोस्त छोटे चौधरी का जिक्र किया था, मेरे जहन में मुख्तलिफ सोचों के घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। जिस बात का मुझे शुरू ही से शक हुआ था उसकी कड़ियाँ एक एक करके मिलने लगी थीं। छोटे चौधरी का फिरदौस बेगम या जमीला से बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर था। मैंने कहा, जन्नत बीबी एक बात सच सच बताओ, क्या छोटे चौधरी सुल्तान अहमद का फिरदौस बेगम के घर आना जाना है? लो जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो हाथ नचाते हुए बोली, ये बात तो सारे पिंड को मालूम है, आप बाहर जाकर किसी से भी पूछ लें। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, फिरदौस बेगम के घर छोटा चौधरी किस मकसद से जाता है? आप इतने भी भोले न बने जनाब, वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, इसमें कौन सी समझ में न आने वाली बात है? मैंने कहा, मुझे पता चला है कि वो अज़राए हमदर्दी फिरदौस के घर जाता है। फजल इलाही की वफात के बाद वो इनका बहुत ख्याल रखता है। ये सब ढोंग है जनाब, वो मुंह टेढ़ा करके बोली, असल बात सबको मालूम है, चौधरी सुल्तान अली सिर्फ जमीला के चक्कर में फिरदौस के घर के फेरे काटता है। मैं दानिस्ता अनजान बन गया। मैं समझा नहीं जन्नत बीबी, जमीला से छोटे चौधरी का क्या ताल्लुक? वो आवाज़ दबाकर राजदाराना लहजे में बोली,
अगर वाकई आपको कुछ पता नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ थानेदार साहब। एक लम्हे को तवक्कुफ करके उसने कहा, आजकल फिरदौस बेगम बहुत ऊंचे और सुहाने ख्वाब देख रही है। उसने छोटे चौधरी को अपने जाल में फांस रखा है। वो जमीला की शादी उसके साथ करना चाहती है। क्या मतलब? मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक और जन्नत बीबी के इंकिशाफ पर चौंकने की अदाकारी की। मुझे तो पता चला है कि छोटा चौधरी न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो बोली, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, चौधरी वाकई शादीशुदा है, मगर फिरदौस बेगम किसी न किसी तरह इसे शीशे में उतारने की कोशिश कर रही है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि चौधरी, बड़ा चौधरी भी जमीला पर मर मिटा है। बड़े ही बेगैरत लोग हैं जनाब। पहले किसी ज़माने में चौधरी फरमान अली फिरदौस बेगम के दीदार के लिए फजल इलाही के घर आया करता था। अब इसका बेटा जमीला के दर्शन करने आता है। बड़े चौधरी ने फजल इलाही को अपना दोस्त बना रखा था। छोटे चौधरी ने अपने बाप की रिवायत को निभा रहा है। मेरा ख्याल है कि इसे इन बेचारी माँ बेटियों का गंध ही गंध है जनाब। इस पकौल ते कुछ न फरोल। जन्नत बीबी, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा भी जमीला को बहुत पसंद करता था और तुमने उसका रिश्ता भी भेजा था। आपने ठीक सुना है, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। मैं खुद मुश्ताक का रिश्ता लेकर गई थी, लेकिन इस तीरथ तालनी ने चिट्टा इनकार कर दिया और इसकी वजह छोटा चौधरी ही था। मुझसे तो इस नासमारी ने इतना बड़ा झूठ बोला कि खुदा की पनाह। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मुझसे फिरदौस ने ये बात कही थी कि जमीला की शादी वो इसके बचपन के मंगेतर इम्तियाज़ हुसैन से करेगी, जो जमीला का चचाजाद है और चक ढीडू में रहता है। लेकिन दूसरी तरफ छोटे चौधरी से ये खेल खेला जा रहा है। उसने एक झुरझुरी ली और बोली, अस्तगफार तौबा, फिरदौस बेगम छोटे चौधरी से क्या खेल खेलेगी? वो तो खुद बहुत बड़ा खिलाड़ी है। 2 बच्चों का बाप और ख़ानदानी चौधरी भला जमीला जैसी नीच ज़ात मोचन से क्यों शादी करेगा? थानेदार साहब, चौधरी तो इसे बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़। मैंने उसके तवील बयान के इख्तिताम पर कहा, जन्नत बीबी, जिस जमीला को तुम नीच ज़ात की मोचन कह रही हो, याद है इसे तुम भी बहू बनाना चाहती थी। मैं मुश्ताक की वजह से मजबूर थी, वो तेज़ लहजे में बोली, वरना मैं तो ऐसे कमज़रफ़ों को मुँह न लगाऊं। अब एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि छोटा चौधरी मुश्ताक के खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए क्यों बज़िद था। वो मुश्ताक को अपना रकीब रूसिया समझता था। रकीब राह का कांटा होता है। छोटा चौधरी वो कांटा साफ करना चाहता था। अब मुझे पहली फुर्सत में मुश्ताक या जमीला को ढूंढ निकालना था। अगर इनमें से एक हत्थे चढ़ जाता तो दूसरे की तलाश में आसानी पैदा हो सकती थी। मैंने जन्नत बीवी से इस्तफसार किया। ये बात तो साबित हो चुकी कि मुश्ताक शाहिदरा नहीं पहुंचा। तुम्हारे ख्याल में वो और कहाँ जा सकता है? हमारे तो कोई ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं हैं, वो आम से लहजे में बोली। मुश्ताक का एक चाचा किला हरनाम सिंह में रहता है, मंजूर हुसैन, या फिर लाहौर में उसकी खाला रिफत रहती है। किला हरनाम सिंह नारंग का ही एक गांव था। मैंने जन्नत बीवी से पूछा, तुम्हारी बहन रिफत बीवी लाहौर में किस जगह रहती है? किशन नगर में, उसने बताया। गली नंबर 4 मेरा बहनोई सूबे खान वहीं किशन नगर में जूतों की दुकान करता है। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, तुम्हारे पास मुश्ताक अहमद की कोई तस्वीर होगी? हाँ हैगी। वो उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में मुश्ताक अहमद की एक पोस्ट कार्ड साइज तस्वीर मौजूद थी। वो बोली, ये मुश्ताक ने शाहिदरा ही में बनवाई थी। आप इसका क्या करेंगे? मैं इसके ज़रिए मुश्ताक का सुराग लगाऊंगा, मैंने तस्वीर का जायज़ा लेते हुए कहा। खासी खूबसूरत तस्वीर है, अल्लाह करे मेरा लाल जल्द मिल जाए, वो दुआया अंदाज में बोली। मैंने कहा, ज़हूर हुसैन जब बहला सज्जा से वापस आए तो उससे कहना कि किसी वक्त थाने आकर अपना बयान लिखवा दे। ठीक है, मैं उसको आपका पैगाम दे दूंगी, वो बोली, बल्कि मैं खुद उसके साथ आऊँगी। हाँ भाई, तुम्हारा भी बयान शयान होगा, खबरदार, सलामत अली ने कहा, तुम भी ज़रूर आना। मज़ीद 2-4 ज़रूरी बातों के बाद हम जन्नत बीवी के घर से निकल आए। फिरदौस बेगम का घर भी इसी गली में था और इसे रना गुजरा में हमारी आमद का भी पता चल गया था, क्योंकि जब हम जन्नत बीवी के घर से निकले तो फिरदौस बेगम अपने घर के दरवाजे में खड़ी थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसने कहा, थानेदार साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा कि तफ्तीश जारी है, इंशाअल्लाह जल्द ही उसका पता चल जाएगा। फिर मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे पास जमीला की कोई तस्वीर है? तस्वीर तो है, उसने जवाब दिया। आप अंदर आ जाएं, मैं इसकी तस्वीर निकाल देती हूँ।
इसी वक्त एक लहीम शहीम शख्स वहां नमूदार हुआ और सीधा मेरे पास आकर बोला, मलिक सफदर हयात आप ही हैं ना? मैंने इसे सर से पांव तक देखा और अस्बात में सर हिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं जवान। वो बोला, मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। आपने मुझे पहचाना इसलिए नहीं कि आज हम पहली मर्तबा मिल रहे हैं। निज़ामुद्दीन तुम क्या करते हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, और मेरे पास क्या लेने आए हो? वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोला, जनाब मैं एक खादिम हूँ, खिदमत करना मेरा काम है। आजकल मैं बड़े चौधरी साहब की चाकरी में हूँ, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। हवेली में चौधरी साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चौधरी फरमान अली साहब। मुझे मालूम हुआ था कि बड़े चौधरी फरमान अली पर फारिज का अटैक हुआ था और उसका निचला धड़ बिल्कुल बेकार होकर रह गया था। वो मुस्तकिल तौर पर चरपाई कर होकर रह गया था। हवेली से बुलावा आने का मतलब ये था कि रना गुजरा में मेरी आमद की खबर फैल चुकी थी। मैंने निज़ामुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, तुम चलो, मैं एक ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। आम हालात में मैं यूँ चौधरी के बुलावे पर हवेलियों में जाने से एतराज़ बरतता था, लेकिन चूँकि छोटा चौधरी किसी न किसी हवाले से मौजूदा केस में मुलविस था, इसलिए मैं खुद भी हवेली जाकर बड़े चौधरी को कुरेदना और टटोलना चाहता था। निज़ामुद्दीन ने कहा, मलिक साहब मुझे मालूम है आप फिरदौस बेगम से जमीला की कोई तस्वीर हासिल करना चाहते हैं। आप वो तस्वीर ले लें, हम साथ ही हवेली चलेंगे। इतनी देर में फिरदौस बेगम ने जमीला की एक वाज़ेह तस्वीर लाकर मुझे दे दी थी और मैं हवलदार सलामत अली और निज़ामुद्दीन के साथ चौधरी फरमान अली की हवेली में पहुंच गया। हवेली में कोई ख़ास चहल पहल नहीं थी। चंद मुलाजमीन के सिवा हमें कोई नज़र न आया। निज़ामुद्दीन हमें सीधा बड़े चौधरी के कमरे में ले गया। चौधरी फरमान अली एक मुनक्किश पलंग पर चारों खाने चित लेटा हुआ था। एक नौउम्र खादमा उसका बाजू दबा रही थी। हमारी आमद पर उसने मुलाजमा को कमरे से बाहर भेज दिया। निज़ामुद्दीन भी हमें कमरे में पहुंचाकर उल्टे कदमों वापस चला गया। हमें देखकर चौधरी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। रस्मी अलग सलग के बाद हम चौधरी के पलंग के नज़दीक रखे मूंढों पर बैठ गए। मज़कूरा मूंढे बहुत कीमती और आरामदेह थे। चौधरी ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे थोड़ी देर पहले इत्तला मिली थी कि आप हमारे गांव में तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपके इस्तकबाल के लिए अपने पाँव से चलकर आपके पास तो आ नहीं सकता था, इसलिए आपको यहाँ बुलवा लिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैंने रवा रवी में कहा, बस आपने बुलाया और हम आ गए। वो गंभीर लहजे में बोला, आप पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एक लम्हे तवक्कुफ करके, जब भी कोई नया थानेदार नारंग मंडी के थाने में आता था तो मैं पहले खुद मुलाकात के लिए उसके पास जाता था। बस इस बीमारी ने मजबूर कर दिया है। अल्लाह आपको सेहत दे चौधरी साहब, हवलदार ने कहा। चौधरी बोला, मलिक साहब आप हमारे पिंड में खैरियत ही से आए हैं ना? मैंने मुख्तसरन बड़े चौधरी को मौजूदा हालात से आगाह किया, जिनके बारे में वो बहुत कम जानता था। आखिर में मैंने कहा, आपके बेटे ने एक लड़की जमीला के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये सारी तफ्तीश इसी सिलसिले में है। वो एक सर्द आह भरते हुए बोला, अब तो बस सुल्तान अली ही हवेली में मेरे पास रह गया है। ये सबसे छोटा है। इससे बड़ी मेरी 4 बेटियां थीं जो अपने अपने घरों में राजी खुशी हैं। मैं जब से मफलूज हुआ हूँ, चौधराहट के सारे मामलात सुल्तान अली ने ही संभाल रखे हैं। इसी असना में निज़ामुद्दीन एक छेर छबीली मुलाजमा के साथ 2 बड़ी बड़ी ट्रे उठाए हुए कमरे में दाखिल हुआ। वो ट्रे खाने पीने की अशिया से भरी हुई थीं। मज़कूरा ट्रे हमारे सामने मेज़ पर सजाकर वो दोनों कमरे से निकल गए। चौधरी ने खुश अखलाकी से कहा, भाई मलिक साहब, किसी किस्म का तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप ही के लिए है। क्यों मजाक करते हैं जनाब? मैंने कहा, ये तो कम से कम 1 हफ्ते का राशन है। वो बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, बस मौसम की मुनासबत से चंद मशरूब हैं, और हाँ, दोपहर का खाना भी आप खाकर ही जाएंगे। मैंने कहा, यह मुमकिन नहीं है जनाब, हमें फ़ौरन थाने पहुंचना है। थोड़ी सी बहस व तमीज़ के बाद बड़ा चौधरी दोपहर के खाने से तो टल गया, मगर इसने ज़िद की कि हम अपने सामने रखी हुई ट्रे से पूरा पूरा इंसाफ करें। आखिर मैंने इससे कहा, कानून और इंसाफ का तो सदा का साथ है। मैंने नेमत खुदाबंदी से इंसाफ करते हुए पूछा, चौधरी साहब, छोटे चौधरी जी आज हवेली में कहीं नज़र नहीं आ रहे। वो आज सुबह अपने ससुराल गया है, चौधरी फरमान अली ने बताया। बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हो गई थीं। दोनों बच्चे कुछ अरसे के लिए अपनी माँ समेत ननिहाल में रहेंगे। सुल्तान की ससुराल चकझुमरा लायलपुर में है।
वो कब तक वापस आ जाएगा? सुल्तान, तो मेरा ख्याल है कि 2-4 रोज़ बाद वापस आ जाएगा, बड़े चौधरी ने बताया। बच्चे अलबत्ता गर्मियों की छुट्टियां गुजार कर ही आएंगे। मैं गहरी सोच में डूब गया। चौधरी ने थोड़ी देर के बाद पूछा, मलिक साहब, आप सुल्तान के बारे में खुसूसन क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको उससे कोई काम है? मैंने अर्ज़ किया है ना, मैं जमीला और मुश्ताक वगैरह के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ, मैंने मोतदिल लहजे में जवाब दिया। इतनी देर की गुफ्तगू के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि छोटे चौधरी की बनिस्बत बड़ा चौधरी खासा माकूल आदमी था, या मुमकिन है इस माकूलियत की वजह उसकी मुस्तकिल माजूरी हो। कोई भी मुस्तकिल बीमारी इंसान को या तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और बदमिजाज बना देती है, या फिर वो खुश मिजाज और रकीकुल कल्ब हो जाता है। मेरा जवाब सुनने के बाद चौधरी ने कहा, मलिक साहब, ये तो मुझे मालूम हो चुका है कि आप जमीला की गुमशुदगी या अगवा के सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन इन मामला से सुल्तान का क्या ताल्लुक है? छोटे चौधरी साहब आज खुद रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे मेरे पास। मैंने कहा, इनका इसरार था कि मैं मुश्ताक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूं। इसके अलावा भी एक बात है। वो क्या? चौधरी मोहतात नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने नहायत ही चुनिंदा अल्फाज में जमीला सुल्तान का ताल्लुक चौधरी के गोश गुजार किया तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। फिर बहुत ही धीमे अंदाज में नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, इस किस्म की चंद उड़ती उड़ती बातें मैंने भी सुनी हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि इन अफवाहों में ज़रा बराबर भी हकीकत नहीं। मैंने कहा, आप एक बाप की नज़र से देख रहे हैं और मैं कानून की नज़र से। हमारी तफ्तीश की गाड़ी तो शक्के पेट्रोल से चलती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? राई हो तो पर्वत बनता है। आप भी आम लोगों की तरह सोचने लगे मलिक साहब। वो एकदम संजीदा होते हुए बोला, मैं अपने पिंड के हालात से अच्छी तरह बाखबर हूँ जनाब। आप मुझे अज़ुए मुअत्तल ना ख्याल करें। मुझे ज़रा सी खबरें मिलती रहती हैं। सुल्तान एक शादीशुदा शख्स है। माशाल्लाह इसकी बीवी लाखों में एक है। अल्लाह ने उसे चांद सितारों जैसी औलाद से नवाज रखा है। फिर मलिक साहब, वो क्या कहते हैं, ज़ात दी कोड़ कली ते शहतीरा नाल जप्फे। भला एक चौधरी और मोचन का क्या ताल्लुक? मैंने कहा, चौधरी साहब, कोई ताल्लुक न होने के बावजूद भी छोटा चौधरी अक्सर व पेशतर फिरदौस बेगम के घर पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ये बात है। भाई मलिक साहब, वो तो मैंने खुद ही सुल्तान को हिदायत कर रखी है कि गाहे बगाहे फिरदौस की खैर खैरियत मालूम कर लिया करे। अल्लाह बख्शे, फजल इलाही ने मेरी बहुत खिदमत की थी। मैं नहीं चाहता कि इसकी बेवा को तंगी तोशी का सामना करना पड़े। मैं खामोश हो गया। बड़े चौधरी की बातों से अंदाज़ा होता था कि या तो वो अपने सपूत के कारनामों से वाकिफ़ ही नहीं था, या फिर वो दानिस्ता उसकी पर्दापोशी कर रहा था। बहरहाल मैं बड़े चौधरी से ज़्यादा बहस व मुबाहिसा नहीं करना चाहता था, लिहाजा उससे चंद इधर उधर की बातें करने के बाद हम हवेली से निकल आए। आइंदा रोज़ मैंने एक सिपाही को फोटोग्राफर के पास भेजकर मुश्ताक अहमद और जमीला की तस्वीरों के कई प्रिंट तैयार करवाए और ज़िम्मेदार अफराद को उनकी तस्वीरें देखकर नारंग मंडी के गिरदो नवाह में के इलाकों आवान, मुस्लिम, चकढीडू, चकराली, डंगा, लद्दे के मलिकपुर, मोज़ाराजपुर, मुंडियाला, बाबेवाली और लाहौरिया वाली दोनों की तलाश में रवाना कर दिया। मुझे कभी उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में इनमें से एक या दोनों का कोई न कोई सुराग मिल जाएगा। मैंने इसी पर बस नहीं की थी कि एक एएसआई को लाहौर में मुश्ताक की खाला के घर और एक हवलदार को किला हरनाम सिंह में उसके चाचे मंजूर हुसैन की तरफ भी रवाना किया था। इसी शाम किला हरनाम सिंह और कृष्णनगर लाहौर जाने वाले पुलिस एहलकार वापस आ गए। किला हरनाम सिंह से ये इत्तला मिली थी कि मुश्ताक अपने चाचे मंजूर हुसैन के पास नहीं पहुंचा था। अलबत्ता लाहौर जाने वाला एएसआई ये खबर लाया था कि 18 जून बरोज़ पीर मुश्ताक अपनी खाला के घर वाक़े कृष्णनगर गली नंबर 4 पहुंचा था। ताहम वो अकेला ही था। एक रात रिफत बीवी के घर गुजारने के बाद मुश्ताक दूसरे रोज़ यानी 19 जून को वहाँ से रवाना हो गया था। उसकी खाला और खालू सूबे खान के मुताबिक वो लाहौर से सीधा अपने काम पर यानी शाहिदरा गया था, लेकिन ताज क्लॉथ स्टोर वाक़े मेन बाजार शाहिदरा से तस्दीक करने पर मालूम हुआ कि वो हिनोज गायब था। लाहौर से आने के बाद मुश्ताक कहाँ गया था, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका था। जमीला के बारे में भी ताहाल कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई थी। मुश्ताक का अधूरा सुराग लगने से एक बात ये भी सामने आई कि जमीला मुश्ताक के साथ नहीं थी। मैं और एएसआई बशीर अहमद ताज़ा तरीन हालात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बशीर अहमद ने कहा, मलिक साहब, मुझे तो ये कोई और ही फड्डा मालूम होता है।
मसलन कैसा फड्डा? मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। वो बोला, मैं अपनी बात की पूरी तरह वजाहत तो नहीं कर सकूंगा, ताहम मेरी एक तजवीज़ है। वो क्या? मैं हमतन गोश हो गया। मेरे ख्याल में आप फौरी तौर पर चौधरी सुल्तान अली को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दें। वो क्यों भाई? मुझे शक है कि वो जमीला की रूपोशी का जिम्मेदार है, बशीर अहमद ने कहा। 2-4 दिन फेटी चढ़ेगी तो खुद ही सब कुछ बक देगा। मैंने कहा, हम किसी ठोस सबूत के बगैर छोटे चौधरी पर हाथ नहीं डाल सकते। क्या तुम्हारे नज़र में हमारे पास ऐसा कोई सबूत मौजूद है? सबूत के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता जनाब, वो जुज़बुज़ होकर बोला। लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि या तो चौधरी सुल्तान ने खुद ही जमीला को कहीं गायब कर दिया है, या फिर वो इसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ न कुछ जानता ज़रूर है। और मुश्ताक अहमद के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? जनाब, मुश्ताक के बारे में तो मालूम हो चुका है कि वो एक दिन के लिए लाहौर अपनी खाला के घर गया था और जमीला उसके साथ नहीं थी, बशीर अहमद ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैंने कहा, फिर इसके बाद मुश्ताक कहाँ चला गया? जनाब, ये तो कोई मुअम्मा लगता है। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे ख्याल में जमीला की गुमशुदगी में मुश्ताक का हाथ हो सकता है? मुझे तो वो बेकसूर दिखाई देता है। मैं बशीर अहमद के ख्यालात से किसी हद तक मुत्तफिक तो था, लेकिन मेरे जहन में बहुत से मामलात उलझे हुए थे। अगर वाकई जमीला की रूपोशी में मुश्ताक का हाथ नहीं था, तो फिर वो कहाँ चली गई? उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब जहन में आता था, जमीला की गुमशुदगी में छोटे चौधरी का हाथ हो सकता था। जन्नत बीबी के बयान के मुताबिक चौधरी सुल्तान जमीला पर लट्टू था और दूसरी जानिब मुश्ताक भी जमीला की चाहत का दम भरता था। तो क्या चौधरी ने अपने रकीब को ठिकाने लगाकर अपनी पसंद को कहीं छुपा दिया था? मैं जिस कदर सोच रहा था उतना ही जहन उलझता जा रहा था। अचानक एएसआई बशीर अहमद ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। वो पूछ रहा था, क्या ख्याल है मलिक साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो छोटे चौधरी को हवेली से उठा लिया जाए? मुझे पता चला है कि आज ही वो चक झुमरा से वापस लौटा है। मैंने मोतदिल लहजे में कहा, हमारे मफरूज़े के मुताबिक अगर जमीला की गुमशुदगी में वाकई छोटे चौधरी का हाथ है तो वो हमारी इस पेशकदमी से होशियार हो जाएगा। इस तरह जमीला की बाजियाबी नामुमकिन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि चौधरी को बेलगाम छोड़ दिया जाए। फ़िलहाल हमें यही करना होगा, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। जब तक छोटे चौधरी के खिलाफ कोई मजबूत क्लू ना मिल जाए, हमें डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो बोला, लेकिन हाथ पर रखे भी तो नहीं बैठा जा सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने ताइदी लहजे में कहा। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, बल्कि अपनी तफ्तीश गैर महसूस अंदाज में जारी रखेंगे। गैर महसूस अंदाज से आपकी क्या मुराद है जनाब? सरकारी मुखबिरी, मैंने मायनाखेज लहजे में कहा। वो बोला, तो क्या आपने इन्हें इस सिलसिले में सरगर्म कर दिया है? अव्वल रोज़ ही से। एएसआई बशीर अहमद मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगा। 2 रोज़ बाद मुश्ताक अहमद हवालात में मौजूद था। मैंने नारंग मंडी के रेलवे स्टेशन और बस के अड्डे पर सादा लिबास पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे। इन्हें मैंने मुश्ताक और जमीला की तस्वीरें भी मुहैया की थीं। 23 जून की एक सादा लिबास एहलकार ने मुश्ताक को बसों के अड्डे से गिरफ्तार किया था। इस रोज़ मैं थाने पहुंचा तो हवलदार सलामत अली ने मुझे इसकी गिरफ्तारी की खबर दी। मैंने पहली फुर्सत में मुश्ताक को अपने कमरे में बुला लिया। मुश्ताक के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। इसकी चाल में भी मैंने वाज़ेह तौर पर नकाहत महसूस की, जिससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि थाने लाने के बाद उसकी थोड़ी बहुत खातिर तवाज़ो भी की गई थी। हेड कांस्टेबल जुम्मा खान ने मुश्ताक को मेरे सामने हाजिर कर दिया। मुश्ताक ने मेरी मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सी पर हाथ टिका दिए। पीछे से हवलदार सलामत अली ने उसे दबका मारा। ओए लाट साहब के बच्चे, सीधा खड़ा हो जा। मुश्ताक ने मुड़कर हवलदार को देखा तो उसने मुश्ताक के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करते हुए गर्ज कर कहा, नज़र नीचे कर ओए तुर्रम खान, ये थाना है, तेरी बेबे का ड्राइंग रूम नहीं है। मुश्ताक के होंठों से एक सिसकारी बरामद हुई और वो कुर्सी को छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। मैंने खालिसतन थानेदाराना लहजे में दरियाफ्त किया, ओए किधर था तू अब तक? मैंने किधर जाना है जनाब, बस इधर ही था। मलिक साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा, हवलदार ने कहा। इसे थोड़ी देर के लिए मेरे हवाले कर दें, आपने पहले ही मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। मुश्ताक रो देने वाले लहजे में मिनमिनाया, अल्लाह जाने मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत के तुख़म हमें उल्लू बनाता है, मैंने सख्त लहजे में कहा। सच सच बता,
اپنی ساکھ جمیلہ کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ جمیلہ کا نام سنتے ہی اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ مجھے اس کے چہرے کے تاثرات میں مصنوعی پن کا شائبہ تک نہیں ہوا۔ وہ لکنت آمیز لہجے میں بولا، جمیلہ کا کیا ذکر نکل آیا جناب؟ اوئے، ہم تیرے ابے کے نوکر ہیں جو تم الٹا ہم سے سوال کرتے ہو؟ حوالدار نے اس کی پنڈی پر ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، ہم نے جمیلہ کو تمہارے اندر سے برآمد کرانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں تمہاری کھال کیوں نہ کھینچنی پڑے۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تیری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا بچوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شرافت سے سچ اگلتے ہو یا ہمیں دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ میری بات ختم ہوتے ہی ہیڈ کانسٹیبل جمعہ خان نے اس کی کمر میں ایک زوردار دھموکہ رسید کر دیا۔ جھٹکا اتنا زبردست تھا کہ مشتاق کا سر آ کے میری میز سے ٹکرایا۔ چوٹ لگنے کے باعث وہ باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اوئے، کیا زنانیوں کی طرح ٹسوئے بہا رہے ہو؟ پھر میں نے اس کے سر پر اپنا چوبی رولر بجاتے ہوئے کہا، اٹھ کر الف کھڑے ہو جاؤ اور ٹھیک ٹھیک بتاؤ جمیلہ کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ وہ منمنایا، جناب میں جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ جمیلہ کو ہوا کیا ہے؟ تم نہیں جانتے تو کیا تمہارا باپ اس کے بارے میں جانتا ہے؟ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، تم 18 جون کی صبح سے غائب ہو اور اسی وقت سے جمیلہ بھی لاپتہ ہے۔ تمہارے خلاف جمیلہ کی ماں نے اس کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ ہم کئی روز سے بڑی سرگرمی کے ساتھ تمہیں تلاش کر رہے ہیں، آخر تم اب تک تھے کہاں اور جمیلہ کہاں ہے؟ وہ گھگیانے لگا، سونے رب کی قسم، میں جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو خود بڑی مشکل سے جان چھڑا کر یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا ملک صاحب، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کی ساری ٹیڑھیں ناک کے راستے نکال دوں گا۔ حوالدار نے مشتاق کو خونخوار نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تھانے دار صاحب، میں جمیلہ کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، میں تو پیر کی صبح رتاں گوجراں سے لاہور چلا گیا تھا۔ پیر کی صبح سے جمیلہ بھی تو لاپتہ ہے، میں نے کہا، اور اغلب امکان یہی ہے کہ تم نے اسے اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جناب، میں تو اکیلا ہی یہاں سے لاہور گیا تھا۔ اوئے مامے خان، کیا تم نے لاہور لگا رکھی ہے؟ حوالدار نے اسے جھڑکا، میں نے کرشن نگر کی گلی نمبر 4 سے تمہارا پتہ کیا تھا، تمہاری خالہ اور خالو نے بتایا تھا کہ تم منگل یعنی 19 جون کو وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ اب ہمیں صاف صاف بتاؤ کہ یہ 4 دن تم نے کون سی بیوی کے پاس گزارے ہیں اور جمیلہ کو کہاں چھپایا ہے؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولا، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے جناب؟ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کہ جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑک لہجے میں پوچھا، کیا جمیلہ تمہارے ساتھ نہیں گئی تھی؟ بالکل نہیں سرکار۔ کیا تم جمیلہ کو پسند نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتا ہوں جناب، اس نے اس بات میں جواب دیا، اسی لیے تو میں نے سیدھی طرح رشتے کے لیے اپنی ماں کو اس کے گھر بھیجا تھا، اور جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تو تم نے اسے اغوا کر لیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے جناب، وہ احتجاجی لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بھی غلط ہے کہ رشتے سے انکار ہونے کے بعد تم نے اپنی متوقع ساس فردوس بیگم کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں؟ میں نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی تھی جناب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، ہم جھوٹ اور سچ کا پتہ چلانا بخوبی جانتے ہیں گدھے کے بچے۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، سچ بتاؤ، تم گزشتہ 3 روز سے کہاں تھے؟ 19 جون سے 22 جون تک، اور یاد رکھو، اگر تم نے دروغ گوئی سے کام لینے کی کوشش کی تو اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لو گے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اس مصیبت کی تفصیل کیا ہے؟ چند لمحے توقف کے بعد اس نے اپنے ذہن میں خیالات کو ترتیب دیا، پھر تأمل کرتے ہوئے اپنی داستان غم سنانے لگا۔ میں اس کے بیان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مشتاق کی دلی خواہش تھی کہ جمیلہ اسے حاصل ہو جائے، وہ جمیلہ کو دل و جان سے چاہتا تھا، چنانچہ اس نے جمیلہ کے حصول کے لیے ایک مثبت طریقہ اختیار کیا، مگر جب فردوس بیگم نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تو مشتاق کا دل چکنا چور ہو گیا۔ وہ ایک حساس انسان تھا، اب اسے یقین ہو گیا کہ جمیلہ کسی بھی صورت اسے نہیں مل سکتی، تو اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اس روز وہ اداس اور ملول رہنے لگا تھا،
اب کام میں بھی اس کا کوئی خاص جی نہیں لگتا تھا، خصوصاً پیر کی صبح واپس شاہدرہ جاتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے رنا گوجرا کی زمین اس کے پاؤں پکڑنے لگ گئی ہو۔ اس غم نے مشتاق کے دل کو چھیڑ ڈالا تھا کہ چھوٹا چودھری بھی جمیلہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کئی مرتبہ دل برداشتہ ہو کر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ خودکشی کر لے، مگر وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک بزدل انسان تھا۔ کئی مرتبہ انتقاماً اس نے یہ بھی سوچا کہ چھوٹے چودھری کو موت کے گھاٹ اتار دے، مگر وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ جمع نہ کر سکا۔ آخر ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا۔ 18 جون کی صبح اس کا دل بہت بھاری تھا، شاہدرہ جانے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس لاہور جاتا ہے، ممکن ہے اس طرح کچھ دل بہل جاتا۔ اس کا ارادہ اسی شام واپس شاہدرہ آنے کا تھا، مگر رفعت بیوی نے بسد اصرار اسے رات کے لیے اپنے گھر روک لیا۔ دوسرے دن وہ خالہ کے گھر سے نکلا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو لاہور آئے ہیں تو ذرا گھوم پھر بھی لیا جائے۔ وہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ وغیرہ سے ہوتا ہوا عجائب گھر کی جانب نکل گیا۔ جب وہ عجائب گھر سے باہر نکلا تو اس کا دل مچلا کہ فلم دیکھنی چاہیے۔ وہ میٹنی شو دیکھنے کے لیے پلازا سینما میں گھس گیا۔ 6 بجے شو ختم ہوا تو وہ مال روڈ پر مٹر گشت کرتا ہوا ریگل کی طرف آ نکلا۔ اصولاً اب اسے واپس شاہدرہ آ جانا چاہیے تھا، مگر جانے اس کے ذہن میں کیا آئی کہ وہ فرسٹ شو دیکھنے کے لیے ریگل سینما میں جا بیٹھا۔ 9 بجے وہ سینما سے نکلا اور ریلوے اسٹیشن جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ بس جب ریک سینما کے قریب سے گزری تو ایک مرتبہ پھر اس کے دل میں کھدبد ہونے لگی۔ وہ کسی بے اختیاری جذبے کے تحت ریک سینما کے دوسرے شو میں جا بیٹھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب کچھ وہ کسی لاشعوری جذبے کے تحت کر رہا ہو۔ بہرحال جب وہ ریک سینما سے فارغ ہوا تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ وہ پیدل ہی ریلوے اسٹیشن کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ اسٹیشن پہنچ کر معلوم ہوا کہ اب صبح ہی کوئی ٹرین شاہدرہ کی طرف جائے گی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ اس نے سوچا ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل کر ذرا سیر کرنی چاہیے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ شاہدرہ کون سا یہاں سے دور ہے، کیوں نہ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ تاج کلاتھ اسٹور میں اس کے علاوہ بھی 2 ملازمین رات گزارتے تھے۔ یہ خیال آتے ہی وہ پیدل مارچ کرنے لگا۔ ابھی وہ ریلوے اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پیٹرول پمپ کے نزدیک پولیس والوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ 2 کانسٹیبل تھے اور پیٹرول پمپ پر اپنے معمول کی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اوئے، اس وقت کہاں آوارہ گردی کر رہے ہو؟ ایک کانسٹیبل نے اسے اشارے سے اپنی جانب بلایا۔ مشتاق کو مجبوراً ان کے پاس جانا پڑا۔ ایک کانسٹیبل نے پوچھا کہ آدھی رات کو کہاں سے آ رہے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ دوسرا بولا مجھے تو شکل سے یہ کوئی ڈکیت لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی واردات پہ نکلا ہو۔ مشتاق اس آفت ناگہانی سے پریشان ہو گیا تھا، تاہم اس نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا میں ایک شریف شہری ہوں جناب، اپنی خالہ سے ملنے لاہور آیا ہوا تھا، اب واپس شاہدرہ جا رہا ہوں، ادھر مین بازار میں تاج کلاتھ اسٹور پر میں کام کرتا ہوں۔ اوئے، آدھی رات کو تمہاری خالہ نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے کیا؟ ایک کانسٹیبل نے شک آمیز نظر سے مشتاق کو گھورا۔ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو، مشتاق نے کہا، خالہ کے گھر سے تو میں بہت پہلے نکلا تھا، بس فلم دیکھنے میں دیر ہو گئی۔ کون سی فلم دیکھ کر آ رہے ہو؟ ادھر ریک سینما میں دیکھی ہے۔ کانسٹیبل نے معنی خیز نظر سے مشتاق کا جائزہ لیا۔ اوئے آوارہ گرد، انگریزی فلم دیکھتے ہو اور وہ بھی انتہائی بیہودہ اور واہیات قسم کی؟ ایسی اخلاق سوز فلم دیکھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مشتاق نے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا سرکار کہ وہ فلم اخلاق سوز ہے؟ مذکورہ کانسٹیبل بغلیں جھانکتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں بولا، ہمیں اس شہر میں ہونے والے ایک ایک واقعے کی خبر ہو جاتی ہے، لاؤ سینما کا ٹکٹ مجھے دکھاؤ۔ مشتاق نے اپنی جیب میں سے ریک سینما کا ٹکٹ نکال کر کانسٹیبل کی جانب بڑھا دیا۔ وہ الٹ پلٹ کر اس ٹکٹ کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنے ساتھی سے بولا، ذرا اس کی تلاشی تو لو۔ اس وقت مشتاق کے پاس کم و بیش 150 روپے تھے۔ کانسٹیبل نے وہ رقم اپنے قبضے میں کر لی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ مشتاق نے وہ رقم کسی مسافر کی جیب سے نکالی ہوگی۔ تلاشی کے دوران ہی میں مشتاق کی جیب میں سے پلازا اور ریگل سینما کے ٹکٹ بھی برآمد ہوئے، جس پر ایک کانسٹیبل نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، اوئے بدماش، تم انگریزی فلمیں ہی دیکھتے ہو کیا؟ تمہاری بیوے بھی کوئی میم ہے کیا؟ مشتاق نے اس بیہودہ سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ ایک کانسٹیبل نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، چل ادھر بینچ پر جا کر بیٹھ، صبح تمہیں حوالات میں بند کر دیں گے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ مشتاق نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ اوئے، لچے لفنگے ہم سے سوال کرتا ہے؟
एक कांस्टेबल ने उसे झिड़का। खामोशी से इधर बैठ जा वरना अभी मुर्गा बना दूंगा। मुश्ताक के पास इनकी बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अब सुबह तक कोहिनी के रहमो करम पर था और पता नहीं सुबह होने के बाद वो इसके साथ क्या सुलूक करते। बहरहाल खैरियत गुजरी। सुबह हुई तो उन्होंने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए मुश्ताक को जाने की इजाज़त दे दी। मुश्ताक ने इनसे अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया तो एक कांस्टेबल ने धमकी आमेज लहजे में कहा, शुक्र करो हम तुम्हें जिंदा सलामत वापस जाने की इजाज़त दे रहे हैं। इस रकम को भूल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वरना किसी ऐसी मुसीबत में फंसोगी कि साल 6 महीने की जेल तो ज़रूर हो जाएगी। जान बची सो लाखों पाए के मुश्ताक। मुश्ताक ने खुदा का शुक्र अदा किया और इन जोकों से जान छुड़ाकर एक जानिब चल दिया। अब तो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, चुनाचे उसे पैदल ही शायदरा तक जाना था। किसी ने सच कहा है कि मुसीबत जब आती है तो चारों जानिब से एक साथ हमलावर होती है। रावी चौक में एक और आफत उसकी मुंतज़िर थी। उसे अपने अकब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर एक पुलिस वाले ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। मुश्ताक ने मुड़कर देखा तो एक सूटेड बूटेड शख्स भी पुलिस वाले के साथ ही खड़ा था। उसने मुश्ताक की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, यही है वो जेब कतरा, इसे फौरन गिरफ्तार कर लो। पुलिस वाला मुश्ताक की जामा तलाशी लेने लगा। जब उसके पास से कुछ बरामद ना हुआ तो वो झुंझुलाए हुए लहजे में बोला, ओए हराम के तुखम, बटवा कहाँ फेंका है तुमने? कौन सा बटवा जनाब? मुश्ताक हवनकों की तरह दीदे फाड़े कभी पुलिस वाले को और कभी सूटपोश शख्स को देख रहा था। ओए तुम तो शक्ल ही से पॉकेट मार लगते हो। सिपाही ने उसके मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, तुमने इन बाऊ साहब का बटवा निकाला है और अब उल्टा हमसे पूछ रहे हो कौन सा बटवा? अल्लाह पाक की कसम मैंने किसी का बटवा नहीं देखा। मुश्ताक ने लजाजत आमेज लहजे में कहा, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। ओए खामखा के घोड़े, हमें फराडी लगता है? कांस्टेबल ने कहा, सीधी तरह हवा निकालता है या थाने ले चलूं? अपनी बेबसी पर मुश्ताक की आंखों से आंसू निकल आए। उसके पास बटवा होता तो वो वापस करता। चुनाचे उसे सिपाही के साथ थाने जाना पड़ा, जहां उसे हवालात में डाल दिया गया। 3 रोज तक पुलिस वाले तफ्तीश के नाम पर उससे मुट्ठी चापी करवाते रहे। फिर उसे आइंदा जेबें न काटने की ताकीद करके छोड़ दिया गया। मुश्ताक शाहिदरा जाने की बजाय बगैर टिकट ट्रेन में सवार हुआ और नारंग मंडी पहुंच गया, जहां से उसे मेरे मुतय्यन किए हुए सादा लिबास पुलिस एहलकार ने गिरफ्तार करके थाने में पहुंचा दिया था। ये थे वो हालात जिनके पेश नज़र मुश्ताक अभी तक मंजर से गायब था। मुश्ताक की ज़बानी जो वाक़ियात मालूम हुए, इनके मुताबिक कहा जा सकता है कि पुलिस वालों ने उसके साथ अच्छी खासी ज़्यादती की थी। हमारे मुल्क का कोई भी महकमा काली भेड़ों से खाली नहीं है। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह ये मुट्ठी भर बदउन्वान एहलकार पूरे डिपार्टमेंट की रुसवाई का सबब बनते हैं। खुदा इन्हें हिदायत दे। मुश्ताक के बयान करदा वाक़ियात की रोशनी में इसकी ज़ात जमीला के अगवा के सिलसिले में शक व शुबे से बालातर नज़र आती थी, मगर कानूनी तकाज़े पूरे करना भी ज़रूरी था। जब तक जमीला का कोई सुराग ना लग जाता, मुश्ताक को छोड़ा नहीं जा सकता था। फिर मुश्ताक के बयान की तस्दीक भी ज़रूरी थी। मैंने हवलदार सलामत अली से कहा कि इसे हवालात में बंद कर दो और थाने के सामने जो होटल है वहाँ से खाना लाकर इसे खिलाओ, लेकिन ख्याल रखना अब इसकी खातिर तवाज़ो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया जनाब, हवलदार ने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए कहा और मुश्ताक को अपने साथ ले जाने लगा। जाते जाते मैंने मुश्ताक से कहा, इस नरमी का कोई गलत मतलब नहीं निकालना। मैं तुम्हें भी 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, इसके बाद फिर तुमसे पूछगछ होगी। अगर तुम खैरियत चाहते हो तो अब हर बात का सच सच जवाब देना, बसूरत दीगर तुम बहुत पछताओगे। फिर मुझसे कोई दाद फरियाद न करना। फिर मैं अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गया। अगले रोज़ सुबह मैं थाने पहुंचा तो मासी जिंदा मेरी मुंतज़िर थी। मासी जिंदा दरअसल पुलिस की मुखबिर थी। वो मौज़ा रता गुजरा की वसनीक थी और रिश्ते करवाने वाली मासी मशहूर थी। गांव के हर घर में उसका आना जाना था, इसलिए वो एक उम्दा किस्म की इन्फॉर्मर साबित होती थी। मैंने अपनी सीट पर बैठते ही मासी जिंदा को कमरे में बुला लिया। उसने आते ही मुझे सलाम किया, फिर बोली, मलिक साहब एक खुशखबरी है। क्या यह खुशखबरी जमीला से मुतालिक है? आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराई। मैंने जमीला का सिरा पकड़ लिया है। ज़रा तफसील से तो बताओ। वो बताने लगी, मलिक साहब वकुआ के रोज़ सुबह जमीला को शादा के साथ उसके घर की जानिब जाते हुए देखा गया था। ये शादा कौन है भाई? मैंने पूछा।
वो बोली, शादा माखे की बीवी है। माखा चौधरी सुल्तान अली का खास बंदा है जनाब। वो चौधरियों के ट्यूबवेल की निगरानी भी करता है। ओह! मेरे मुंह से एक तवील सांस खारिज हुई। मैंने सवाल किया, क्या शादा जमीला को अपने घर ले गई थी? इस बात का तो पता नहीं चल सका, जिंदा ने बताया। बस इन दोनों को शादा के साथ घर की तरफ जाते हुए देखा गया था। मेरा जहन बहुत तेजी से सोच रहा था। यहाँ भी जमीला के हवाले से छोटे चौधरी का एक ताल्लुक निकल आया था। फिरदौस बेगम के मुताबिक पकुआ के रोज़ जमीला रफ़े हाजित के लिए खेतों की तरफ गई थी और फिर उसकी वापसी नहीं हुई थी। इसके ख्याल के मुताबिक मुश्ताक ने खेतों ही से उसे अगवा कर लिया था। अब पता चल रहा था कि मकविया जमीला शादा के साथ जाते हुए देखी गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि छोटे चौधरी ने शादा या माखा के तवस्सुत से जमीला को खुद बुर्द करा लिया हो। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत जिंदा से दरियाफ्त किया, मासी जिंदा, ये शादा किस किस्म की औरत है? पूरी फाफे कुटनी है सरकार। वो मुंह बिगाड़ कर बोली, इसका किरदार सही नहीं है, गड़बड़ के कामों में मुलविस पाई जाती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो रकम के एवज आशिकों और माशूकों की मुलाकातों का महफूज इंतज़ाम भी करती है, और वो भी अपने घर में। ये एक और इंकिशाफ था। मुमकिन है वो जमीला को इसलिए अपने साथ ले गई हो कि वो इसे मुश्ताक से मिलवाना चाहती हो। इस बात के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता था कि जमीला ही ने शादा से ये दरख्वास्त की हो कि वो इनकी मुलाकात करवा दे। मैंने जिंदा से पूछा, माखे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? छोटे चौधरी का पट्ठू है वो बेजारी से बोली। जाहिर है इसी के इशारों पर नाचता है। वैसे देखने में वो सरकारी सांड लगता है। बड़ा बदमजाज और फूं फां वाला बंदा है जी। मैं किसी ख्याल में डूब गया। जमीला की गुमशुदगी की कड़ियाँ एक एक करके आपस में मिल रही थीं। अगर जमीला वाले मामले में माखे या शादा का कोई हाथ था तो फिर छोटा चौधरी खुद ब खुद मशकूक हो जाता था। मैंने मासी जिंदा से माखे के घर का मुकम्मल पता पूछकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। मैं सोच समझकर चौधरी पर हाथ डालना चाहता था और उसके लिए ज़रूरी था कि पहले शादा से और माखे को खूब अच्छी तरह घिसा जाए। इस नेक काम के लिए मैं खुद रता गुजरा जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल आकर इतला देता है कि मुश्ताक की माँ जन्नत बीबी अपने शौहर ज़हूर हुसैन के साथ आई है। मैंने इन दोनों को अपने कमरे में बुला लिया। वो मेरे पास आते ही बैक ज़बान बोली, मलिक साहब, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने इन्हें बैठने का इशारा किया। वो बैठ गए तो मैंने कहा, मुश्ताक के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इस वक्त मेरी तहवील में है। आपने इसे मारा शारा तो नहीं? जन्नत बीबी के लहजे में तशवीश थी। ज़हूर हुसैन ने पूछा, मलिक साहब, वो इतने दिन से था कहाँ? आपको वो कहाँ से मिला है? मैंने उनकी तशफ़ी के लिए मुख्तसरन उन्हें हालात से आगाह किया, फिर कहा, तुम दोनों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक ठाक है और बड़े आराम में है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। जन्नत बीबी बेताबी से बोली, आपने उसे कहाँ छुपा रखा है? जमीला का भी कुछ पता चला या नहीं? जमीला का पता चलाने के लिए ही तो हमने मुश्ताक को अपना मेहमान बना रखा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम हौसले से काम लो, वो हवालात में है, तुम चाहो तो अभी जाकर इससे मिल सकते हो। ज़हूर हुसैन ने कहा कि मलिक साहब, पर यह तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है ना, हमारा बेटा बेकसूर है और आपने उसे खामखा बंद कर रखा है। जन्नत बीबी बोली, हम अभी मुश्ताक को अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, कसूरवार और बेकसूर का भी फैसला नहीं हुआ, और ये फैसला तुम दोनों ने नहीं बल्कि मुझे करना है। और कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं मुश्ताक की तरफ से मुतमईन नहीं हो जाता उस वक्त तक वो सरकारी मेहमान ही रहेगा। वो हमारे पास बिल्कुल महफूज है, कोई फ़िक्र फाके की बात नहीं। ज़रूरी तफ्तीश के बाद हम उसे छोड़ देंगे। सारी तफ्तीश हमारे लिए ही है। जन्नत बीबी रुहासी हो गई। आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ जन्नत बीबी, मगर हमें भी कानूनी तकाज़े पूरे करना होते हैं। तुम तसल्ली रखो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो कानून की हिफाजत में है। फिर मैंने हवलदार को बुलाकर उसे हिदायत की कि वो मुश्ताक के वालिदैन को मुश्ताक से मिलवा दे। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस रता गुजरा रवाना हो गए। मैं चाहता तो इनके साथ ही रता गुजरा जा सकता था, लेकिन एहतियातन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी आमद की इतला कबल अज़ वक्त वहाँ नहीं पहुँचाना चाहता था। 1 घंटे बाद मैंने ASI तारिक महमूद को साथ लिया और मज़ार रत्ता गुजरा रवाना हो गया।
मासी जिंदा ने तफसीलन मुझे शादा और माखे के घर का पता समझा दिया था। तारिक महमूद भी इस थाने में नया आया था मेरी तरह। वो तबीयत का बहुत सादा और फर्शनाश था, इसलिए बहुत जल्द हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जिंदा ने मुझे बताया था कि शादा का घर कच्चे खूह के नज़दीक है। जब हम मस्कूरा कुएं पर पहुंचे तो वहां चंद बच्चे बांदर कलां खेल रहे थे। कुएं के पास एक वसी और इस मैदान था। कई बच्चे वहां दौड़े भी लगा रहे थे। मैंने एक बच्चे को इशारे से अपने पास बुला लिया। इस वक्त हम सादा लिबास में थे, वरना वो बच्चे अब तक हमारे आने का ढंढोरा पीट चुके होते। मस्कूरा बच्चा हमारे पास आया तो मैंने उससे माके के घर का पता पूछा। इस 10 साला बच्चे ने एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। माखा इधर रहता है जी। मैंने मतलूबा दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद अंदर से कुंडी गिरने की आवाज़ आई। फिर दरवाजे का एक पट जरा सा खुल गया। मैंने दरवाजे के खुले हुए पट में से निस्वानी आंखों को झांकते हुए देखा। फिर वो बनफ से नफीस हमारे सामने आ गई। वो खासी ठस्सेदार औरत थी। मुझे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि वही शादा हो सकती थी। उसने बड़ी करारी आवाज़ में दरियाफ्त किया, किससे मिलना है जी? मैंने कहा, ये माखे का घर है। जी, उसने इस बात में जवाब दिया। पर आप कौन हैं और माखे से आपको क्या काम है? हमें माखे से भी काम है और तुमसे भी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। क्या घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? घर में बैठने की बहुत सी जगह हैं, वो उखड़ लहजे में बोली। लेकिन आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं नारंग मंडी में थाना इंचार्ज हूँ। थानेदार साहब, वो कतरे मोहतात लहजे में बोली, आपको हमसे क्या काम पड़ गया? मैंने कहा, ये तो अंदर बैठ कर ही बताऊंगा, या फिर तुम माखे को बाहर भेजो। अपनी बात ख़त्म करते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के अंदर कोई तेज़ कदमों से चलते हुए गुजरा हो। और शादा दरवाजे के सामने आते हुए बोली, माखा तो इस वक्त घर पर नहीं है और उसकी गैर मौजूदगी में मैं आपको घर के अंदर नहीं बुला सकती। मुझे वाज़े तौर पर महसूस हुआ कि वो हमें कोई चक्कर देने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा, माखा घर में नहीं तो फिर किधर गया है? वो बोली, चौधरियों की हवेली में होगा या फिर ट्यूबवेल पर। मुझे ये बात मालूम हो चुकी थी कि माखा चौधरियों के ट्यूबवेल का निगरान भी है। इससे पहले कि मैं शादा से कोई और सवाल पूछता, घर के अकबी हिस्से में मुझे धप की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इस किस्म की थी जैसे कोई दीवार से कूदा हो। या तो शादा के घर में कोई कूदा था या फिर घर से बाहर। ऐसा ही तारिक ने भी वो आवाज़ सुन ली थी। मेरे इशारे पर वो शादा के घर की अकबी सिम दौड़ गया। मैंने शादा से कहा कि मैं तुमसे जमीला के बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा कि सब कुछ मुझे सच सच बता दो। आप जमीला के बारे में मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? वो बेजारी से बोली। सारा पिंड जानता है कि उसे मुश्ताक ने अगवा कर लिया है। मैंने सख्त लहजे में कहा, शादा, गांव में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने वकुआ के रोज़ जमीला को तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आते हुए देखा था। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। जल्दी से बोली, पता नहीं आप किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं। मैं गैर मर्दों से बात करना पसंद नहीं करती। जब मेरा खामिद घर हो उस वक्त आना। उसके साथ ही शादा ने खटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। इसी वक्त मुझे शादा के घर की अकबी सिम से तारिक के बुलंद आवाज़ में बोलने का शोर सुनाई दिया। फिर एक बार विसिल भी बजा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे तारिक किसी दूसरे शख्स से गुत्थम गुत्था हो। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ अकबी सिमत में पहुंच गया। वहां एक तमाशा मेरा मुंतज़िर था। एएसआई तारिक महमूद एक लहीम शहीम शख्स के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसने अपने ऊपर लदे हुए शख्स के बालों को अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ रखा था। वो शख्स अपने बालों को छुड़ाकर वहां से फरार होने की फिक्र में था, लेकिन तारिक ने उसे बमुश्किल रोक रखा था। मैंने वहां पहुंचते ही बुलंद आवाज़ में एक दबका मारा, ओए सूरमा के पुत्र, पीछे हट जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैंने अपना सर्विस रिवाइवल निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। मैंने उस शख्स को महज धमकाने के लिए पिस्टल निकाला था, लेकिन मेरी धमकी वाकई असर दिखा गई और वो फील मस्त तारिक को छोड़कर खड़ा हो गया। तारिक ने मुझ पर नज़र पड़ते ही कहा, मलिक साहब, इसे फ़ौरन पकड़ लें। मेरे ख्याल में यही माखा है और ये यहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। थाने आकर मैंने दोनों मियाँ बीवी को अलग अलग हवालात में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने शादा को अपने कमरे में बुला लिया। वो खासी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। मैंने कहा, शादा, तुम औरत ज़ात हो, थाने की सख्तियों को नहीं झेल सकोगी, इसलिए जो पूछूं वो सच सच बताना।
वो खामोश खड़ी टुकुर टुकुर मुझे देखती रही। मैंने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम मुलाकातियों का बंदोबस्त करती थीं। मेरी इस बात पर वो चौंक पड़ी। सच सच बताओ कि तुमने मुश्ताक और जमीला की कितनी मुलाकातें कराईं? एक मर्तबा भी नहीं जनाब। क्यों? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने तो सुना है कि तुमने पूरे पिंड का ठेका लिया हुआ है। वो तामुल करते हुए बोली, जनाब मैं जमीला और मुश्ताक की मुलाकात का इंतज़ाम कैसे कर सकती थी? जमीला को तो छोटे चौधरी साहब। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। मैंने जल्दी से कहा, जमीला को छोटे चौधरी साहब क्या? कुछ नहीं जी। वो नज़रें चुराते हुए बोली, पता नहीं मेरे मुंह से क्या उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं। मैंने कहा, उल्टी सीधी नहीं बल्कि बिल्कुल सीधी बातें शादा। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, तुम यही कहना चाहती थी ना कि जमीला को तो छोटे चौधरी साहब पसंद करते हैं, इसलिए तुम मुश्ताक और जमीला की मुलाकात का ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी चौधरियों के नमकख्वार हो। वो बेचैनी से दाएं बाएं देखते हुए बोली, थानेदार साहब सच्ची बात तो ये कि मुझे छोटे चौधरी से बहुत डर लगता है। तुम फिक्र ना करो, यहाँ कोई तुम्हारी बातें सुनने वाला नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं। वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, अगर छोटे चौधरी साहब को पता चल गया कि मैंने इनके बारे में कोई बात की है तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ डालेंगे। मैंने कहा ना, तुम्हारी बातें चौधरी तक नहीं पहुँचेंगी। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तुम जो कहना चाहती हो बेधड़क कह डालो। वो बोली, जनाब सच्ची बात तो यह है कि छोटे चौधरी साहब जमीला से शादी का इरादा रखते थे और ये बात उन्होंने सबसे खुफिया रखी हुई है। मेरे ख्याल में तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। मैंने टोकने वाले अंदाज में कहा, यह खुफिया नहीं है, बहुत से लोग इससे बाखबर हैं। हो जी, हमें क्या? वो बेपरवाही से बोली, हमें तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए ना। मैंने कहा, तुम छोटे चौधरी और जमीला के बारे में और क्या जानती हो? कुछ भी नहीं जनाब। देखो शादा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अभी तो मैं तुमसे नरमी से बर्ताव कर रहा हूँ। अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने गलत बयानी से काम लिया है या मुझसे हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की है तो याद रखो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। जमीला की गुमशुदगी के बारे में तुम्हें अगर कुछ मालूम है तो फ़ौरन बता दो। आप यकीन करें जी, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है। वो मजबूत लहजे में जमीला के बारे में बोली कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। वो बकुआ के रोज़ कच्चे कुएं तक मेरे साथ तो आई थी, लेकिन इसके बाद कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकती है? मेरा ख्याल दूसरों से मुख्तलिफ नहीं है। वो सर हिलाते हुए बोली, वो मुश्ताक के साथ गई होगी। यानी तुम्हारा मतलब है कि जमीला अपनी मर्जी से गई होगी? मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया, उसे अगवा नहीं किया गया? वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, सच बात तो सोना रब ही जानता है। वो खुद अपनी मर्जी से गई है या उसे अगवा किया गया है, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक दोनों ही गायब हैं। शादा की बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुश्ताक की वापसी से बाखबर नहीं थी। उसका एक ही मतलब था, ज़हूर हुसैन, और जन्नत बीवी ने रत्ता गुजरा जाकर मुश्ताक की वापसी का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने शादा से कहा, शायद तुम्हें इल्म नहीं कि मुश्ताक अहमद को हमने ढूंढ निकाला है और वो इस वक्त हवालात में बंद है। अच्छा जी, उसने आंखें फैलाईं, क्या जमीला को भी आपने बरामद कर लिया है? जमीला की तलाश अभी जारी है, मैंने कहा। फिर पूछा, शादा एक बात तो बताओ। इसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, शादा तुमने बताया है कि छोटा चौधरी जमीला को पसंद करता था, तो क्या जमीला भी चौधरी को पसंद करती थी? वो सरासीमा नजर आने लगी। बोली, आप खामखा मेरी गर्दन फंसवाने का इंतज़ाम कर रहे हैं जनाब। अगर चौधरी को पता चल गया तो? मैंने किता कलामी करते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कानून से ताउन करके तुम फ़ायदे में ही रहोगी। वो ठहर ठहर कर बोली, जनाब मेरा ख्याल है कि जमीला चौधरी साहब को पसंद नहीं करती थी। इसका मतलब है कि वो मुश्ताक को पसंद करती थी? जी सच्ची बात तो यही है। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में अगर जमीला की माँ ज़बरदस्ती जमीला की शादी छोटे चौधरी से कर देती तो ऐसी सूरत में जमीला का रद्द-ए-अमल क्या होता? वो कतईयत से बोली, मेरा ख्याल है इस सूरत में जमीला अपनी जान दे देती। वो किसी नहर या खूह में छलांग लगाकर खुद को ख़त्म कर लेती। क्या फिरदौस बेगम अपनी बेटी के दिली जज्बात से आगाह थी? होना तो चाहिए जी, आखिर वो इसकी माँ है। मैंने पूछा, चौधरी को जमीला के ख्यालात का इल्म था? बिल्कुल ज़रूर होगा जनाब। वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी।
मैं इसे एतमाद में लेने में कामयाब हो गया था। वो बता रही थी कि मुझे पता चला है कि जमीला चौधरी का अपने घर में आना जाना पसंद नहीं करती थी। कई बार वो वाज़ेह अल्फाज में अपनी नापसंदीदगी का इजहार भी कर चुकी थी। मैंने अचानक कहा, इसका मतलब ये हुआ कि छोटा चौधरी सुल्तान भी जमीला को हासिल करने के लिए अगवा करवा सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने उसके सवाल के जवाब देना मुनासिब न समझा और पूछा, सच्ची सच्ची बताओ शादा, आज जिस वक्त हम तुम्हारे घर गए थे तो उस वक्त माखा घर में ही था ना? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने इस्तफसार किया, फिर उसने घर के अकबी हिस्से से दीवार को फलांगने की कोशिश क्यों की? क्यों भागने की कोशिश की? इसे पता चल गया था कि हमारे दरवाजे पर पुलिस आई है, शादा ने जवाब दिया। मैंने कहा, पुलिस को देखकर तो मुजरिम फरार होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे खामिद ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था? जी, बात यह है कि माखा जितना तंदुरुस्त और सेहतमंद नजर आता है, अंदर से इतना ही बुज़दिल और भेड़ है। वो इस डर से भाग निकला था कि कहीं आप उसे गिरफ्तार ही करने ना आए हों। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, उसे ये डर क्यों महसूस हुआ? वो उलझन आमेज लहजे में बोली, मैं क्या कह सकती हूँ जनाब, मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि वो बहुत डरपोक इंसान है। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात करने के बाद शादा को अलहदा हवालात में बंद करवा दिया और माखे को अपने पास लाने की हिदायत की। अब तक जो वाक़ियात और हालात सामने आए थे, इनके मुताबिक मुश्ताक मुझे बेकसूर नज़र आने लगा था। जमीला के अगवा में किसी भी तरह उसका हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि दूसरी जानिब छोटा चौधरी शकूक व शुबहात की चादर में लिपटता जा रहा था। शादा की ज़बानी मुझे मालूम हो गया था कि जमीला चौधरी को सख्त नापसंद करती थी, ताहम वो इससे शादी रचाने का इरादा बांधे बैठा था। फिर बड़े चौधरी फरमान अली की बातें भी मेरे जहन में महफूज थीं। उनका ख्याल था कि छोटे चौधरी से मंसूब तमाम बातें अफवाह से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थीं। माखा मेरे कमरे में आया तो खासा हिरासा दिखाई दे रहा था। उसने मेरे सामने पहुंचते ही फरियादी लहजे में कहा, मलिक साहब, आपके लोगों ने मुझे बहुत मारा है। मैंने सवालिया नज़र से हवलदार की तरफ देखा। वो बोला, जनाब, अभी कहाँ मारा है? बस तारिक साहब की फरमाइश पर 9-4 के लितर से थोड़ी सी छितरोल की है इसकी। मैं समझ गया कि तारिक महमूद ने अपनी हजीमत का हिसाब बराबर करने के लिए ये कार्रवाई की है। मैंने माखे से कहा, ओए बदबख्त, ये तो तुम्हें सलामी पेश की गई है। अगर इज्जत तुम्हें रास नहीं आई तो फिर कोई और बंदोबस्त करते हैं तुम्हारी खातिरदारी का। वो थर-थर कांपने लगा। शादा ने ठीक ही कहा था कि हाथी जैसे डील डोल रखने वाला वो शख्स अपने सीने में बकरी का दिल रखता था, यानी बुज़दिल था। मैंने सख्त लहजे में कहा, माखे, अगर तुम हमारी मेहमान नवाजी से बचना चाहते हो तो हमसे ताउन करो। मैं जो सवाल करूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना तुम्हारी खाल खींच लूँगा। वो जल्दी से बोला, जनाब, मैं जमीला के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो उसे देखा भी नहीं था। मैंने उसकी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखा और सवाल किया, तुमसे जमीला के बारे में किसने पूछा है? वो गड़बड़ा गया। जी, वो ज़ाहिर है आप जमीला का ही पूछेंगे। वही इतने दिनों से पूरे पिंड वालों के लिए मुसीबत बनी हुई है। मैंने अभी हवालात में मुश्ताक को भी देखा है। क्या उसने जमीला को अगवा करने का इकरार कर लिया है? वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। ऐसे लोग बाज़ औक़ात तो बहुत मुफीद साबित होते हैं और अक्सर औक़ात अपनी बेरब्त और उलझी हुई बातों से तफ्तीश के रास्ते में रुकावट ही बनते हैं। मैंने एक दूसरे ज़ाविये से उसे घिसने की कोशिश की। मैंने कहा, जमीला को तो तुम गोली मारो। ज़रा ये बताओ कि तुमने अपने घर से फ़रार होने की कोशिश क्यों की थी? वो जी, मैं पुलिस का जिक्र सुनकर परेशान हो गया था। पुलिस से परेशानी सिर्फ मुजरिमों को होती है। मैंने उसकी आंखों में झांका। तुमने ऐसा कौन सा जुर्म कर रखा है? कोई नहीं सरकार, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, बस ज़रा मुगालता हो गया था। मैंने पूछा, माखे, वक़्ए के रोज़ जमीला तुम्हारी बीवी शादा के साथ कच्चे खूब की तरफ आती देखी गई थी। क्या तुमने भी उस रोज़ जमीला को देखा था? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, मैंने कहाँ देखना था जनाब। क्यों, क्या इस रोज़ तुम्हारी आंखें फूट गई थीं? नहीं जनाब, वो वजाहती लहजे में बोला, इस रोज़ तो मैं सुबह सुबह लाहौर चला गया था। जमीला को भी सुबह के वक्त ही देखा गया था। जनाब, मैं तो तड़के तड़के गांव से निकल गया था, माखे ने बताया। एक नई चीज़ सामने आ रही थी। मैंने उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए सवाल किया, तो 18 जून को तुमने जमीला को देखा तक नहीं था?
रबदी सौंप बिल्कुल नहीं। लाहौर तुम क्या लेने गए थे? ट्यूबवेल का कुछ सामान लाना था जी, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, मसलन कौन सा सामान? माखे ने बताया, मोटर के लिए नए पट्टे खरीदना था, इसके अलावा चंद शाफ्ट्स और मोटर के बुश थे। तुमने मज़कूरा सामान लाहौर में कहाँ से खरीदा था? नवाब ट्रेडर्स से। उन्होंने सामान की कोई रसीद भी दी होगी तुम्हें? मैंने पूछा। बिल्कुल दी थी जनाब, वो जल्दी से बोला, और इत्तेफाक से वो रसीद इस वक्त भी मेरे पास है। मुझे दिखाओ वो रसीद, मैंने कहा। माखे ने अपने शलूके की जेब में से एक मुड़ा तुड़ा कागज़ निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने इसे खोलकर देखा और बगौर उसका मुआयना किया। वो ब्रांड रथ रोड लाहौर पर वाक़ नवाब ट्रेडर्स का कैश मेमू था, जिसके मुताबिक वो 2 जोड़ी नए पट्टे, ट्यूबवेल की मोटर के बुश, चंद शाफ्ट्स और दीगर छोटा मोटा सामान खरीदा गया था। मैंने कैश मेमू पर दर्ज तारीख को देखा, वहाँ 18 जून दर्ज था। इस मेमू से जाहिर होता था कि माखा वकूआ के रोज़ वाकई लाहौर गया था। मैंने कहा, माखे, मैं ये रसीद अपने पास रखूँगा और तुम्हारे बयान की तस्दीक के लिए मैं एक पुलिस पार्टी को लाहौर भी रवाना करूँगा। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम लाहौर से वापस कब आए? इसी शाम वापस आ गया था जनाब। क्या तुमने लाहौर में मुश्ताक को भी कहीं देखा था? ये सवाल मैंने रवा रवी में पूछ लिया था। वह हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, नहीं जी, क्या मुश्ताक भी इस रोज़ लाहौर ही गया हुआ था? हाँ, इसने तो यही बताया था और हमने उसके बयान की तस्दीक भी की है। मैंने कहा, जिस तरह तुम्हारे बयान की तस्दीक की जाएगी। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वो बेचैन हो गया था। उसकी आंखों से इज़्तिराब झलकने लगा था। माखे के तासुरात मुझे शक में डाल रहे थे, लिहाजा मैंने इस काम को दूसरे दिन डालने के बजाय इसी रोज़ एएसआई बशीर अहमद को मज़कूरा कैश मेमू देकर लाहौर रवाना कर दिया। ये बात मैंने माखे को पता नहीं चलने दी थी। माखे को दोबारा हवालात में भेजने के बाद मैंने शादा को अपने पास बुला लिया। इससे इस बात की तस्दीक करना ज़रूरी थी कि वकवा के रोज़ माखा लाहौर गया था या नहीं। हालांकि माखे ने मुझे इस तारीख में ख़रीदारी की रसीद दिखा दी थी, ताहम मैं अपना इत्मीनान भी करना चाहता था। मैंने जब वही सवाल शादा से किया तो उसने बताया कि जी हाँ, इस रोज़ माखा मुँह अंधेरे ही घर से निकल गया था। इसे लाहौर से ट्यूबवेल का सामान खरीद कर लाना था। मैं थोड़ी देर तक शादा से मुख्तलिफ सवाल करता रहा, फिर इसे वापस हवालात में भेज दिया। शादा ने माखे के बयान की तस्दीक करती थी। मैं अब तक के हालात को जहन में बिठाकर वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जमीला की बाजियाबी के सिलसिले में अभी मुझे कोई नुमायाँ कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। मेरा सारा शक छोटे चौधरी पर जाता था। मैंने फैसला किया कि अगले रोज़ मैं छोटे चौधरी को घेरने के लिए कोई जामे लाहे अमल तैयार करूँगा। इस फैसले के बाद मैं अपने सरकारी क्वार्टर में चला गया। दूसरी सुबह बड़ी हंगामा खेज थी। मैं थाने पहुंचा तो एक गर्मा गर्म खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैंने जिस एएसआई को नवाब ट्रेडर्स वाली रसीद देकर लाहौर रवाना किया था, वो रात को वापस आ गया था और अब बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने फ़ौरन एएसआई बशीर अहमद को अपने कमरे में बुला लिया। वो पुरजोश लहजे में बोला, मलिक साहब, सारा मसला ही हल हो गया है। जमीला की गुमशुदगी में मुझे तो माखे का हाथ दिखाई देता है। मैंने पूछा, ये बात तुम किस बिना पर कह रहे हो? क्या इसने इकबाल जुर्म कर लिया है? मलिक साहब, इसे इकबाल जुर्म ही समझें। मैं लाहौर से बड़ी सनसनीखेज खबरें लाया हूँ। बशीर अहमद ने अपने बैग में से कुछ कागजात निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिए। इन्हें देखें जनाब। मैंने बशीर अहमद के हाथ से वो कागजात लेकर इनका जायज़ा लिया। एक तो वही कापी थी जो मैंने उसे देकर लाहौर भेजा था। दूसरा कागज़ इसी रसीद की कार्बन कापी थी। रसीद बुक में से जब कोई रसीद काट कर दी जाती है तो इस रसीद की कार्बन कापी रसीद बुक में ही महफूज रह जाती है, जो कि दुकान की सेल का रिकॉर्ड भी होता है। मैंने दोनों कागजात का जायज़ा लेने के बाद सवालिया नज़र से एएसआई को देखा और पूछा कि इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? वो जोश भरे लहजे में बोला, जनाब, ज़रा आप इनकी तारीखें तो देखें। मैंने एएसआई के तवज्जो दिलाने पर तारीखों का जायज़ा लिया तो मुझे एक झटका सा लगा। सामान की रसीद पर तो 18 जून की तारीख दर्ज थी, लेकिन रसीद की कार्बन कापी पर इसी महीने की 10 तारीख दर्ज थी। एएसआई ने तबसरा किया, जनाब, ये माखा बड़ा कारीगर बंदा है। आपने देखा इसका कारनामा? मैं बात की तह तक पहुंच गया था।
میں نے کہا واقعی دیکھنے میں تو بالکل احمق نظر آتا ہے، مگر کام اس نے بڑی استادی کا کیا ہے۔ اس کے صفر کو اس نے بڑی مہارت سے 8 میں تبدیل کر کے 18 بنا دیا تھا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ASI نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ ماکھا ضرور جمیلہ کے اغوا میں ملوث ہے۔ آپ اس پر ذرا سختی کریں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سختی تو اب واقعی اس پر کرنا پڑے گی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، بشیر احمد، نواب ٹریڈرز والوں نے اس رسید کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے 10 جون کی تاریخ میں مذکورہ سامان کی خریداری کی تصدیق کی ہے جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ تم فوراً ماکھے کو میرے پاس لے آؤ، کوئی جاندار حوالدار بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، ASI یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماکھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ وہ میرے اس رویے سے اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں بولنا شروع کیا۔ ماکھے، میں نے تمہیں کہا تھا نا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، ورنہ تم بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، کہا تھا کہ نہیں؟ سرکار، وہ اپنے پہلو میں خوفناک صورت حوالدار کو سہمی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے منمنایا۔ میں نے تو آپ سے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے۔ اچھا، یہ بات ہے، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ تمہارا سچ میں ابھی تمہارے سامنے لاتا ہوں۔ پھر میں نے وہ رسید میں کاربن کاپی اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر ٹیوب ویل کے سامان کی رسید کو چھوتے ہوئے بولا، یہ تو وہی رسید ہے جو میں نے آپ کو دی تھی، اور یہ پتہ نہیں کیسا کاغذ ہے۔ میرے اشارے پر حوالدار نے ماکھے کی گردن پر ایک تسلی بخش ہاتھ رسید کیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں نے گرج کر کہا، یہ دوسرا کاغذ تمہاری ماں کا ناجائز باپ ہے، اسے نہیں پہچانتے ہو؟ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے جھوٹ کی کلائی کھل چکی تھی، تاہم وہ اب بھی رسماً مزاحمت کر رہا تھا۔ کمزور سے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہاری ساری سمجھ تو 10 کو 18 بنانے میں خرچ ہو گئی ہے، کھوتے دے کھر، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اب تو تمہاری سمجھدانی کا باقاعدہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ میں جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر غیر متوقع بات کی تھی، یعنی میں نے جمیلہ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن وہ از خود اس کا ذکر کر رہا تھا۔ اس سے ایک اشارہ ملتا تھا کہ وہ جمیلہ کی گمشدگی میں کسی نہ کسی طور ضرور ملوث تھا۔ میں نے کہا، اوئے خبیث الاخباث، تم نے رسید کی تاریخ بدل کر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کیوں کی؟ وہ سارا سامان 10 جون کو خریدا گیا تھا، تم نے 18 جون کو جائے وقوع سے اپنی غیر موجودگی ظاہر کرنے کے لیے یہ سارا چکر کیوں چلایا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، لیکن باقاعدہ آنسوؤں سے رونا شروع کر دیا۔ سرکار، میں بالکل سچا ہوں، کسی نے مجھے پھانسنے کے لیے رسید کا چکر۔ اوئے بکواس نہ کر ناجائز اولاد، حوالدار نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی گردن پر 1-2 خط کر رسید کر دیا۔ ایک تم ہی سچے ہو، باقی تیرے مامے چاچے سب جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا، ماکھے، ہم نے لاہور سے تصدیق کر لی ہے، تمہارا جھوٹ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، میں تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دیتا ہوں۔ وہ میرے قدموں میں گر کر منت گزاری کرنے لگا۔ میں نے پاؤں جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ حوالدار نے کہا کہ ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں قائل ہوتے، آپ 1 گھنٹے کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کس طرح اس کی زبان چلتی ہے، کہیں تو ایک ٹریلر یہیں پیش کر دوں۔ میں نے کہا، اسے ٹرائل روم میں لے جاؤ اور 10 منٹ بعد میرے پاس لے آؤ، میں چاہتا ہوں ٹوٹ پھوٹ کے بغیر ہی یہ سچ اگل دے۔ حوالدار ماکھے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آہو بکا سنائی دینے لگی۔ حوالدار نے اسے چٹائی پر الٹا لٹا کر اس کی تشریف پر چھتر پریڈ شروع کر دی تھی۔ ہر چھتر کھانے کے بعد ماکھا تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھتا اور اس کے منہ سے ایک ہی التجا برآمد ہوتی، مجھے بچا لیں چودھری صاحب، یہ پولیس والے تو مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ اتفاق تھا یا ماکھے کی آہوزاری کا اثر کہ اسی وقت چھوٹا چودھری سلطان علی تھانے میں آدھمکا۔ وہ دندناتا ہوا سیدھا میرے کمرے میں پہنچا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کل میرے 2 بندے پکڑ لائے ہیں، میں گاؤں میں نہیں تھا، ورنہ آپ چودھری کے رویے نے مجھے تاؤ دلا دیا۔ میں نے بھی سخت لہجے میں کہا، ورنہ تم کیا کر لیتے بتاؤ چودھری؟
एक लम्हे को तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया। मैंने तुम्हारे नहीं खुदा के बंदों को पकड़कर हवालात में बंद किया है। तुम ज़्यादा अकड़ दिखाने की कोशिश ना करो वरना। इस मर्तबा मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। चौधरी ने अजीब सी नज़र से मुझे देखा और बोला, मुझे पता चला है कि आपने मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको चाहिए था कि आप मुश्ताक से जमीला को बरामद करवाते, उल्टा आप माखे और उसकी बीवी शादा पर जुल्म सितम तोड़ रहे हैं। मैंने कहा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मैं बखूबी जानता हूँ। तुम्हारी इत्तला के लिए इतना बताता चलूँ कि जमीला तो अब मैंने माखे और इसके हिमायतियों में से ही बरामद करवानी है। क्या मतलब है आपका? वक्त आने पर मतलब भी आपकी समझ में आ जाएगा। वो बोला, मलिक जी, आपको माखे और शादा के बारे में कोई गलत फहमी हुई है। आप खामखा इन्हें जमीला के मामले में मुलविस करके मुश्ताक को बचाना चाहते हैं। मैंने कहा, गलत फहमी मुझे नहीं बल्कि तुम्हें हो रही है चौधरी। कैसी गलत फहमी? उसके लहजे में हैरत थी। तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। मैंने अपने बात की वजाहत करते हुए कहा, मैंने हमेशा बेगुनाह को बचाया है और मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। ये बात हमेशा जहन में रखना। वो अपनी चौधराहट पर नाजा था। मेरी बात का उल्टा ही मतलब समझा। मूंछों को ताव देते हुए बोला, आप भी ये बात जहन में बिठा लें कि हम खानदानी चौधरी हैं, कोई कमी नहीं। हमसे टक्कर लेना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हम अरसा दराज से इस खित्ते पर हुक्मरानी कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारा ही राज होगा। आप जैसे थानेदार तो आते जाते रहते हैं, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं है चौधरी, मैंने ज़ब्त से काम लेते हुए कहा, और ये चौधराहट का रोब डालना किसी और पर जाकर। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। मुझे डर है कि तुम्हें किसी बेबस और बेकस की आह न लग जाए। मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानता हूँ। वो माथे पर बल डालकर बोला, आपकी नसीहतों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। साफ साफ बात करें, माखे और शादा को छोड़ने के लिए आप कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा, क्या तुम वाकई इन्हें छुड़ाना चाहते हो? वो समझा शायद मैं इसकी दौलत के चक्कर में आ गया हूँ। जल्दी से बोला, हाँ, मैंने आपसे कोई मजाक तो नहीं किया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तो फिर तुम कम से कम माखे के लिए किसी बहुत ऊंचे वकील का इंतज़ाम कर लो। शादा तो शायद बच भी जाए, लेकिन माखा तो। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, क्यों, माखे ने क्या जुर्म किया है? बस आज की रात है, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। कल सुबह तक माखे का जुर्म तुम्हारी नज़र के सामने आ जाएगा। वो हिकारत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं पुलिस वालों की पैंतरेबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ मलिक जी। आप लोग बेगुनाह लोगों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और मुजरिम आपकी आंखों में धूल झोंक कर खामोशी से निकल जाते हैं। अब तक आपने जमीला की बाजियाबी के सिलसिले में कौन सा तीर मार लिया है? मैंने मुतदिल लहजे में कहा, गुनाहगार और बेगुनाह का फ़र्क जानना चाहते हो चौधरी? वो शायद मेरी बात को समझ नहीं सका, खामोशी से मुझे देखने लगा। मैंने खकार कर गला साफ करते हुए कहा, सुनो चौधरी, जिस माखे को तुम बेगुनाह और मासूम समझ रहे हो, उसका एक कारनामा तुम अपनी आंखों से देख लो, फिर मैं तुमसे कुछ दूसरी बात करूँगा। फिर मैंने चौधरी सुल्तान को रसीद वाली माखे की हेरा फेरी के मुतालिक मुख्तसरन बताया। पूरी बात सुनने के बाद वो हैरान रह गया। मैंने सवाल किया, अब बताओ चौधरी, तुमने अपने ट्यूबवेल का सामान कौन सी तारीख को मंगवाया था? इस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। बेताब लहजे में बोला, मुझे अच्छी तरह याद है, वो सामान मैंने इस महीने की 10 तारीख को मंगवाया था। फिर माखे को रसीद पर तारीख तब्दील करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। वो इससे क्या साबित करना चाहता था? फिर मैं इस बात की भी तस्दीक कर चुका हूँ कि 18 तारीख को माखा पूरा दिन पिंड से गायब रहा था और इसी रोज़ जमीला भी गायब हुई थी। चौधरी ने पेशानी मसलते हुए कहा, इस बात की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मुझे नहीं मालूम कि माखा इस वक्त पूरा दिन कहाँ रहा था। मैं जमीला की गुमशुदगी की वजह से परेशान था और रिपोर्ट दर्ज करवाने आपके पास आया था। मैंने कहा, मैंने शादा से तस्दीक की है, माखे ने इसे भी यही बताया था कि वो आपके कहने पर लाहौर ट्यूबवेल का कुछ सामान खरीदने जा रहा है। अगर इसने ऐसा कहा है तो सरासर झूठ बोला है। मैंने कहा, और इंसान अपने किसी जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोलता है। मैं अभी माखे से पूछता हूँ। चौधरी उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, चौधरी साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ भी पूछना है हम खुद ही पूछ लेंगे, आपको जहमत करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बोला, आपका अंदाज़ा क्या है? जमीला की गुमशुदगी में माखे का हाथ हो सकता है? सरे दस्त कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। तफ्तीश अभी जारी है। थोड़ी देर बाद चौधरी वापस चला गया। जाने से पहले वो कुरेद कुरेद कर मुझसे सवाल करता रहा था।
لیکن میں نے اس کی تشفی نہیں کی کیونکہ ابھی میں خود بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ رات کو میں نے ماکھے کو حوالدار کے حوالے کیا اور اسے تاکید کر دی کہ صبح میں اس سے پوچھ گچھ کروں گا، لہٰذا اسے اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ سچ کس طرح بولا جاتا ہے۔ حوالدار نے مجھے یقین دلایا کہ وہ یہ کام تسلی بخش طریقے سے کرے گا۔ اس کے بعد میں تھانے سے نکل کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسرے روز ماکھے نے اقبال جرم کر لیا۔ تھانے کی مہمان نوازی شاید اسے راس نہیں آئی تھی۔ اس نے چھوٹے چودھری کی آمد اور بیان کا بھی اسے علم ہو چکا تھا۔ چودھری نے واضح الفاظ میں اس بات کی تردید کی تھی کہ اس نے 18 تاریخ کو ماکھے کو لاہور بھیجا تھا۔ جب ماکھے کو بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ ماکھے نے جمیلہ کی آبرو ریزی کے بعد اسے قتل کر دیا تھا۔ ماکھے نے جو طویل ترین اقبالی بیان دیا اس کے مطابق جمیلہ ماکھے کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے چاہتا تھا لیکن اس کی زبان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی چاہت کا اقرار کر سکے۔ وہ جمیلہ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا لیکن اسے ایسا کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ وقوعہ کے روز ماکھے نے جمیلہ اور شادہ کو ایک ساتھ گھر کی جانب آتے دیکھا تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ شادہ کے ساتھ جمیلہ بھی اس کے گھر میں آئے گی، لیکن اس وقت اس کی خوشی کافور ہو گئی جب جمیلہ کچے کھوہ سے واپس پلٹ گئی۔ ماکھا اس وقت ٹیوب ویل پر تھا۔ کچا کھوہ ٹیوب ویل اور ماکھے کے گھر کے درمیان واقع تھا۔ ماکھے نے دھیمے سے جمیلہ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن نے ایک فوری منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس نے جمیلہ کے نزدیک جا کر کہا، جمیلہ، مشتاق تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کہاں؟ جمیلہ بوکھلا گئی۔ وہ تو شاید آج شاہدرہ چلا گیا ہے۔ وہ اس وقت ٹیوب ویل والے کمرے میں ہے، ماکھے نے بتایا۔ گھر سے وہ شاہدرہ جانے کے لیے ہی نکلا تھا، لیکن پھر اس نے میری منت کی کہ میں تمہیں بلا لاؤں، بس وہ تم سے 2 باتیں کر کے چلا جائے گا۔ جمیلہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ کیا واقعی مشتاق ٹیوب ویل والے کمرے میں میرا انتظار کر رہا ہے؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم خود چل کر دیکھ لو، ماکھا بولا، لیکن جلدی کرو، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جمیلہ نے زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا اور ماکھے کے ساتھ ٹیوب ویل کی طرف چل پڑی۔ وہ خود بھی مشتاق سے ملنے کی خواہش مند تھی، اس لیے اسے ماکھے کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ ماکھے کے دل میں اس وقت تک کوئی برائی نہیں آئی تھی۔ وہ تنہائی میں جمیلہ سے چند باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچتے ہی شیطان اس پر غالب آ گیا۔ جمیلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، مشتاق کہاں ہے؟ اسی اثنا میں ماکھے نے دروازے کو اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی اور بولا، مشتاق کو بھول جاؤ۔ بکواس نہ کرو، جمیلہ نے غصے سے کہا۔ وہ ماکھے کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی حوث کو دیکھ چکی تھی۔ جمیلہ نے کئی بار ماکھے کو سرزنش کی لیکن اس کے ہوش و حواس تو پوری طرح شیطان کے قبضے میں تھے۔ جمیلہ نے شور مچانے کی کوشش کی تو ماکھے نے پوری قوت سے اس کا منہ دبا دیا۔ جمیلہ کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ ویسے بھی ٹیوب ویل گاؤں کی آبادی سے خاصے فاصلے پر تھا، وہاں سے جمیلہ کی چیخ گاؤں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ منہ دبانے کی وجہ سے جمیلہ کی ناک بھی بری طرح دب گئی تھی۔ اس کی سانسوں کا تسلسل بے ربط ہوا تو اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اسی دوران میں ماکھے نے اپنے شیطانی عزائم کی تکمیل کی۔ پھر جب اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے وہیں پر ٹیوب ویل والے اس وقت تک جمیلہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماکھے نے جمیلہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے ٹیوب ویل والے کمرے کا کچا فرش کھود کر اسے وہیں دبا دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ ان تمام واقعات سے وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا گھر آیا اور شادہ سے جھوٹ بولا کہ وہ چودھری صاحب کے کام سے لاہور جا رہا ہے، ٹیوب ویل کا ضروری سامان لانا ہے۔ اس نے شادہ کو ہدایت کی کہ وہ سب سے یہی کہے کہ وہ الگ صبح گھر سے نکل گیا تھا۔ شادہ نے جب اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ چودھری صاحب نے اسے صبح ہی روانہ ہونے کو کہا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ وہ تاخیر سے گیا ہے تو اس کی شامت آ جائے گی۔ شادہ نے شوہر کی خاطر یہ بے ضرورت سا جھوٹ بولنے کی حامی بھر لی اور تاحال اسی جھوٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اسی شام ماکھا لاہور سے واپس آ گیا۔ رسید پر تاریخ تبدیل کرنے کا خیال اسے بعد میں آیا تھا۔ اس کے دل میں چور تھا، اس لیے اس نے اپنی حفاظت کے خیال سے یہ چال چلی تھی تاکہ اگر کبھی قانون کی گرفت میں آ گیا تو جائے وقوع سے اپنی عدم موجودگی ظاہر کر سکے۔ لیکن وہ نادان یہ بھول چکا تھا کہ چودھری خود بھی تو اس کے جھوٹ کا پول کھول سکتا تھا۔ بہرحال مجرم اگر غلطی نہ کرے تو قانون کے ہتھے کیسے چڑھے؟ ماکھے کی نشاندہی پر میں نے جمیلہ کی لاش برآمد کر لی۔ چودھری سلطان نے اس موقع پر
माखे को मारना पीटना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने बमुश्किल उसे बचाया। माखा अपने जुर्म का इकबाल कर चुका था, इसलिए अदालती रिमांड की ज़रूरत नहीं थी। अगले रोज़ मैंने चालान मुकम्मल करके माखे को अदालत के हवाले कर दिया। शादा को ज़रूरी साजिश के बाद छोड़ दिया गया। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुश्ताक को मैंने इसी सुबह हवालात से निकालकर घर रवाना कर दिया था। माखे का मुकदमा कोई साल भर चलता रहा, फिर अदालत ने उसे सज़ाए मौत सुना दी। किसी ने सच कहा है, नामहरम औरत और मर्द को कभी तन्हाई में मुलाकात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त इनके बीच शैतान मौजूद होता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को और तमाम इंसानों को शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन।